नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रयास ऑनलाइन स्टडी ऐप पर। बातचीत कर रहे हैं हम लोग 6 तारीख को जो पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन लेकर के। ठीक है, अब देखिए ये रिट लेवल सेकंड जो पेपर है SST और इसके ऊपर हम लोग यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हैं, अनुबंधन की प्रक्रिया में प्रथम सोपान निम्नलिखित में से कौन सा है। ठीक है, आप लोग ये देख रहे हो कि सारे जो यहाँ पर पद लिखे हैं, ये सारे जो पद हैं वो शास्त्रीय अनुबंधन से जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहला पद क्या होता है, तो सबसे पहला पद आप लोग जानते हैं उत्तेजना होता है। उत्तेजना क्या होता है कि जब CS को UCS के साथ बार बार प्रस्तुत किया जाता है तो अनुबंधन होता है, और उस अनुबंधन की वजह से क्या होता है, प्राणी जो होता है वो CR करने के लिए उत्तेजित हो जाता है, तत्पर हो जाता है, और वही क्या कहलाता है, वही कहलाता है उत्तेजना। ठीक है, फिर आए निम्नलिखित में से किसने व्यवहार परिमार्जन में पुनर्बलन का अनुप्रयोग किया। ये बहुत सिंपल है, दो चीजें यहाँ पर शो हो रही है, एक व्यवहार परिमार्जन आ रहा है और दूसरा पुनर्बलन आ रहा है। और ये दोनों जो चीजें हैं वो आप लोग जानते हैं किसके साथ जुड़ी हुई है, ये दोनों चीजें जुड़ी हुई है BF स्किनर के साथ। फिर आज सामाजिक अधिगम आरंभ होता है, यानी सोशल लर्निंग जो है उसकी शुरुआत कहां से होती है, तो सोशल लर्निंग की जो शुरुआत होती है वो संपर्क से होती है। ठीक है, यानी सबसे पहले क्या होता है, हम कांटेक्ट में आते हैं किसी के, और जब कांटेक्ट में आते हैं तो वहीं से क्या होता है, वहीं से सामाजिक अधिगम प्रारंभ होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं इसके जो सोपान है वो है CIOM। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट, इंटरेक्शन, ऑब्जर्वेशन एंड मॉडिफाइंग इन बिहेवियर। तो कहां से स्टार्ट होता है, ये कॉन्टैक्ट से स्टार्ट होता है, संपर्क से प्रारंभ होता है। अब देखिए बात करें आगे, बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं। ये निष्कर्ष निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है। तो आप लोग जानते हैं ये किस पे आधारित है, अल्बर्ट बांडुरा पर, क्योंकि अल्बर्ट बांडुरा जो है उन्होंने सामाजिक अधिगम पर बात करी और फिल्मों टीवी सीरीज के एग्जाम्पल देके क्या किया, अपनी बात को सिद्ध किया कि जैसा बच्चा देखता है वैसा ही बच्चा सीख लेता है। ठीक है, जीवन स्पेस यानी ये क्षेत्र की बात हो रही है, फील्ड साइकोलॉजी की बात हो रही है, और जीवन स्पेस यानी क्षेत्र की संकल्पना किसका भाग है, तो आप लोग जानते हो जीवन स्पेस यानी कि फील्ड साइकोलॉजी, और फील्ड साइकोलॉजी से कौन जुड़ा है, कुर्ट लेविन जुड़ा हुआ है। तो देखिए लेविन का क्षेत्र सिद्धांत। फिर आया 4 वर्ष की बिन्नी ने बिस्तर गीला करना शुरू कर दिया जब उसके माता पिता एक नए बच्चे को घर लेकर आए। यानी देखो क्या है, वो पहले बिस्तर गीला करती थी जब अपने छोटे भाई के साथ सोती थी। ठीक है, अब फिर से वो एक बच्चे को लेकर के आए तो फिर से उसका व्यवहार दोबारा हो गया। तो ये क्या है, ये पश्चगमन होता है, रिग्रेशन होता है। ठीक है, अब देखिए आगे, मैं किसी की परवाह नहीं करता ऐसी अभिवृत्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं। देखिए यहां पर क्या है कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, यानी वास्तविकता को क्या कर रहा है, वो नकार रहा है, और जब वास्तविकता को नकारता है तो अस्वीकरण होता है। ठीक है, नेग्लेक्ट कर रहा है ना, डिनाइल हो गया। इनमें से कौन सा तरीका प्रत्यक्ष समायोजन का है, यानी इसमें से एक जो तरीका है वो प्रत्यक्ष तरीका है, बाकी 3 जो है वो अप्रत्यक्ष है। तो आप लोग जानते हो कि प्रक्षेपण अप्रत्यक्ष होता है, दमन भी अप्रत्यक्ष होता है, और ये प्रतिगमन होता है, प्रतिगमन, और ये भी क्या होता है, ये भी अप्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष तरीका यहाँ पर क्या है, लक्ष्यों का प्रतिस्थापन। तो लक्ष्य का प्रतिस्थापन क्या है, समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका। तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग कहलाते हैं। तो तनाव को कम करने के अप्रत्यक्ष ढंग क्या कहलाते हैं, रक्षात्मक युक्तियां या मानसिक मनोरचनाएं कहलाते हैं। तो देखिए यहां पर क्या लिखा है, यहां पे लिखा है रक्षात्मक यांत्रिकता। अब देखिए आगे, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संबोधित करने के लिए विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है, यानी किस प्रकार का जो सहयोग उपलब्ध करवा सकता है, तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए हर संभव उपाय करना। ठीक है, धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालय में भेजना, सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या अनुगमन करना। तो देखिए यहाँ पर जो ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो बाल केंद्रित पाठ्यचर्या का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के लिए अनेक अवसर उपलब्ध कराना, ये इसका यहाँ पर सही जवाब है। अब देखिए आगे, राजेश बीमारी के कारण 1 महीने तक विद्यालय नहीं गया। जब विद्यालय गया तो उसे भाग के लंबे सवालों को करना नहीं आया। कई बार की निराशाजनक, देखो यहाँ पर देखो लाइन देखो क्या लिखा है, कई बार के निराशाजनक अनुभव असफलता हाथ लगी।
ठीक है, कई बार की निराशाजनक अनुभव और फिर क्या, असफलता हाथ लगी। लंबे भाग के सवालों को देखते हुए चिंतित हो जाता है। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के मुताबिक संवेगात्मक स्वाभाविक उत्तेजक है। यहां पर उत्तेजक पूछा है तो किससे डर रहा है, वो डर रहा है किससे, देखो बार बार असफलता, और बार बार जब असफलता होती है तो भग्नाशा होती है। तो देखो यहां पे क्या लिखा है, असफलता भग्नाशा। ठीक है, अब आया पुरुष स्त्रियों की अपेक्षा ज्यादा बुद्धिमान होते हैं, ये कथन है। तो ये कथन क्या है, सही है। ठीक है, सही हो सकता है। लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित करता है, बुद्धि के भिन्न पक्षों को, सही है। तो ये लैंगिक पूर्वाग्रह को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, बुद्धिमत्ता का संबंध किससे है, केंद्रीय चिंतन से, बहुआयामी चिंतन से, सृजनात्मकता से, उपयुक्त सभी से। तो इसका संबंध किससे है, उपयुक्त सभी से है। बुद्धि में सारे चिंतन शामिल होते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार सभी प्रकार के पशुओं, खनिजों, पेड़ पौधों को पहचानने और वर्गीकृत करने की योग्यता कहलाती है। देखिए यहां पर क्या है, पशु, खनिज, पेड़ पौधे, यानी प्रकृति की बात हो रही है। प्रकृति की बात हो रही है तो कौन सी बुद्धि, प्राकृतिक बुद्धि होगी। मानसिक रूप से विकलांग बालक से निम्न से कौन सा संबंधित नहीं है, तो जड़ बुद्धि होता है, ये मूड है। ये क्या है, मूड बुद्धि है। तो मूड बुद्धि भी होता है, अल्प बुद्धि भी होता है, असामाजिक कार्य से संबंधित नहीं है। फिर आया गिलफोर्ड के बुद्धि संबंधी मॉडल में निम्न में से कौन सा आयाम नहीं है, तो विषय वस्तु होता है, संक्रिया होती है, उत्पादन होता है, लेकिन अंतर वस्तु नहीं होती है। ठीक है, अब देखिए एक बालक जिसकी बुद्धि लब्धि 105 है, उसके वर्गीकृत किया जाएगा, किस वर्ग में आएगा, तो आप लोग जानते हो कि 90 से 109 औसत सामान्य बुद्धि में आता है। तो देखिए यहां पर क्या आया, सामान्य बुद्धि आया। क्लार्क हल के सीखने के सिद्धांत में पुनर्बलन का लक्ष्य होता है, यानी पुनर्बलन जो मिलता है उसका लक्ष्य क्या होता है, आवश्यकता की पूर्ति होना। तो आवश्यकता का ह्रास यहां पे लिखा हुआ है। ठीक है, क्लार्क हल कहते हैं कोई भी प्राणी उसी कार्य को सीखता है जिससे उसकी किसी आवश्यकता की पूर्ति होती हो, तो आवश्यकता का जो ह्रास है वो इसका पुनर्बलन होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2008 के अनुसार क्या सही है। ठीक है, 2008 के अनुसार क्या सही है, प्रति सप्ताह 2 घंटे पुस्तकालय अध्ययन को दिए जाए, प्रतिदिन 1 घंटा पुस्तकालय अध्ययन को दिया जाए, प्रति सप्ताह 1 घंटा पुस्तकालय अध्ययन को दिया जाए, प्रतिदिन 2 घंटे पुस्तकालय अध्ययन को दिए जाए। तो यहां पर देखो क्या है कि प्रति सप्ताह 1 घंटा पुस्तकालय अध्ययन को दिया जाना चाहिए। ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार प्रति सप्ताह चिंतन और नियोजन के लिए समय निर्धारित किए गए। चिंतन और नियोजन के लिए कितना समय निर्धारित किया गया है, तो देखिए आप लोग जानते हैं कि 2 से 3 घंटे इसके निर्धारित किए गए हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार हस्तशिल्प के बारे में सुझाव दिया गया है, शिल्पकारों के विद्यालय में अंशकालीन सेवा ली जाए, शिल्पकला प्रोजेक्ट के रूप में पढ़ाया जाए, हस्तशिल्प मेले आयोजित किए जाए और उपयुक्त सभी। तो इसका जवाब क्या हुआ, उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 में निम्नलिखित में से किस परीक्षा संबंधी सुधारों को सुझाया गया है। कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो, विद्यालय शिक्षा विभिन्न अवस्थाओं पर राज्य स्तरीय परीक्षा संचालन, प्रतियोगी प्रवेश परीक्षाओं की ऐच्छिक, उपरोक्त सभी। तो इसका जो जवाब है वो क्या है, वो है कि कक्षा 10 की परीक्षा ऐच्छिक हो। ठीक है, फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हम मापन कर सकते हैं, वस्तुनिष्ठ परीक्षण से हम मापन कर सकते हैं तो उपलब्धि की गुणवत्ता, विचार अभिव्यक्ति करने की प्रक्रिया, तर्क शक्ति की या लेखन कौशल की। ठीक है, तो देखिए यहां पर जो है वो लेखन, ये तर्क शक्ति का हम लोग यहां पर मापन इससे कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला प्रश्न, निष्पत्ति परीक्षण से जानकारी होती है शैक्षिक उपलब्धियों की, शैक्षिक कमजोरियों की, एक और वो दोनों की। तो देखिए इसमें क्या होगा, इसमें बात हो रही है किसकी, यहां पर बात हो रही है निष्पत्ति परीक्षण की। तो इससे किसका पता चलेगा, शैक्षिक जो उपलब्धि है उसी का पता चलेगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है, एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर का हुआ है, यह मापने हेतु में से कौन सा परीक्षण उपयुक्त है, यानी किसको मापना यहां पर उपयुक्त होगा। तो उपलब्धि परीक्षण, अभिवृत्ति परीक्षण, निदानात्मक परीक्षण या परीक्षण पुनः परीक्षण। ठीक है, तो देखिए इसका जो जवाब है वो यहां पर क्या है, उपलब्धि परीक्षण। प्रश्न पत्र निर्माण में रीढ़ की हड्डी होता है पाठ्य वस्तु, शिक्षक, छात्र और आधार पत्रक। आधार पत्रक का मतलब है नील पत्र, तो इसका जो है जवाब ये होता है।
किन परीक्षण में भाषा संबंधित कठिनाई बाध्य नहीं बनती है? कौन से परीक्षण में भाषा जो है वो कठिनाई के रूप में सामने नहीं आती है? तो देखिए यहां पर क्या है, निबंधात्मक, वस्तुनिष्ठ दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो वस्तुनिष्ठ जो परीक्षण होते हैं उनमें भाषा संबंधित कठिनाई बाधा नहीं बनती है। फिर आया कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का गुण नहीं है? विश्वसनीयता अधिक, मूल्यांकन सरल, रटने के प्रति विकसित होना, विभेदकारिता। ठीक है, इनमें से कौन सा इसका गुण नहीं है? तो देखिए यहां पर क्या आया, रटने की प्रवृत्ति विकसित होना। फिर आया वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के निर्माण में किन विद्वानों का श्रेय माना जाता है? तो हैरेसमैन तथा जेराइस, स्टार्च का, थॉर्नडाइक का, उपयुक्त सभी का। तो आप लोग जानते हैं इसके लिए जो योगदान है, श्रेय जो है वो किन का है? हैरेसमैन और जेएस। सूक्ष्म शिक्षण जो माइक्रो टीचिंग होती है उसकी बात करें। सूक्ष्म शिक्षण कक्षा की आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय तथा शिक्षण की जटिलता को कम करने वाली संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है। यह परिभाषा निम्न में से किसने दी है? तो बच्चों डी एलन, क्लिफ्स, रॉबर्ट बुश या एचिसन, किसने दी? तो बच्चों ये माइक्रो टीचिंग जो है, सूक्ष्म शिक्षण, इसके बारे में आकार, पाठ की विषय वस्तु, समय, शिक्षण की जटिलता आदि के बारे में कि संक्षिप्तीकृत कक्षा शिक्षण विधि है, ये बात डी एलन ने कही है। तो हमारा यहां उत्तर हो जाएगा डी एलन। अगला प्रश्न है, पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा तात्पर्य अध्यापक द्वारा, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, यहां भी परिभाषा दी है कि पर्यवेक्षित अध्ययन से हमारा तात्पर्य अध्यापक द्वारा कक्षा अथवा विद्यार्थियों का उस समय निरीक्षण करना है जब वे स्वयं अपने डेस्कों अथवा मेजों पर कार्य कर रहे होते हैं। पर्यवेक्षण विधि की ये उक्त परिभाषा किसने दी? तो हमारे सामने विकल्प है बाइनिंग एंड बाइनिंग, बोसिंग, एच.सी. मॉरिसन और मुरे। तो बच्चों ये परिभाषा जो दी है बाइनिंग एंड बाइनिंग की, तो हमारा यहाँ उत्तर हो जाएगा बाइनिंग एंड बाइनिंग, पहला विकल्प। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हर्बर्ट की जो पंचपदीय योजना है बच्चों, वहां से प्रश्न दिया है। हर्बर्ट की पंचपदीय पाठ योजना के संदर्भ में रीन, जिन्होंने इनके हर्बर्ट की जो पंचपदीय योजना है उसमें उन्होंने संशोधन किया था, उनके द्वारा क्या जोड़ा गया था? क्या प्रस्तावना का जोड़ा गया था, क्या प्रस्तुतिकरण या उद्देश्य कथन या अनुप्रयोग को? तो बच्चों ये प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, अनुप्रयोग ये पहले भी थी, बाद में संशोधन के उन्होंने रीन ने उद्देश्य कथन को इसमें जोड़ा है। तो यहां हमारा उत्तर हो जाएगा विकल्प 3, उद्देश्य कथन। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिया, निम्न में से पद्य शिक्षण पाठ योजना में काम नहीं आता। एक हो रहता है हमारा गद्य शिक्षण, दूसरा होता है पद्य शिक्षण। तो पद्य शिक्षण में निम्न में से काम क्या नहीं आता? क्या आदर्श वाचन या अनुकरण वाचन, मौन वाचन या फिर संवेद वाचन? बच्चों गद्य में और पद्य में बात करते हैं तो यहां पर अंतर हमारा मौन वाचन के रूप में देखने को मिलता है कि हम मौन वाचन की काम नहीं आता पद्य शिक्षण में। गद्य शिक्षण में तो आराम से हम कुछ उसको पढ़ के तैयार कर लेते हैं, मौन वाचन में उसका अर्थ इस प्रकार से गहनता से नहीं समझ पाते। तो यहाँ मौन वाचन विकल्प हमारा हो जाएगा जो कि पद्य शिक्षण पाठ योजना में काम नहीं आता। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वाचन के समय हाथ की कोण की सही स्थिति क्या है? मतलब जब हम पुस्तक पढ़ते हैं उस समय हमारी स्थिति कैसी होनी चाहिए? हाथ की, हाथ में पुस्तक होती है तो वो किस स्थिति पर हो? क्या 120 डिग्री के कोण पर या 126 डिग्री कोण पर, 130 या 135 डिग्री कोण पर? तो बच्चों ध्यान से देखें, जब भी वाचन किया जाता है तो खड़े होकर वाचन करना चाहिए। पुस्तक सदैव हमारे बाएं हाथ में होनी चाहिए और अपनी जो बात करते हैं कि किताब 12 इंच की दूरी पर बात करते हैं कि होनी चाहिए और 135 डिग्री के कोण पर पुस्तक होनी चाहिए। ये वाचन का एक सही तरीका होता है। तो यहां पर हमारा विकल्प हो जाएगा 135 डिग्री का कोण। फिर आता है एकल अध्यापकीय विद्यालयों के लिए निम्न में से उपयुक्त विधि कौन सी? बच्चों ऐसे विद्यालय जहां पर अधिक अध्यापक की आवश्यकता होती है लेकिन अध्यापक किसी कारणवश अधिक नहीं है, एक ही अध्यापक है और उसे अधिक कक्षाएं संभालनी होती है, तो किस प्रकार की विधि वह अपनाएगा? तो बच्चों वहां पर केवल प्रदर्शन विधि ही वह चुनता है।
क्योंकि प्रत्यक्ष विधि, व्यतिरेक विधि, द्विभाषी पद्धति जो है इनको प्रयोग में लेता है। तो कौन सी कक्षा में प्रयोग में ले, कितनी कक्षा में लेगा, समय तो सीमित होता है, इस वजह से यहाँ पर प्रदर्शन विधि को ही माध्यम बना करके पाठ्यक्रम पूरा किया जाता है। अगला प्रश्न आता है हमारा, पर्यवेक्षित अध्ययन विधि की विशेषता क्या है? पहला विकल्प दिया है, इसमें छात्र सक्रिय रहता है, या इसमें छात्रों की रुचि के अनुरूप विषय सामग्री दी जाती है, या इसमें छात्र स्वावलंबी बनना सीखता है, या फिर उपयुक्त सभी। बच्चों यहाँ पर हमारा विकल्प उपयुक्त सभी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पर्यवेक्षित जो अध्ययन विधि होती है इसमें छात्र सक्रिय रहता है, इसमें छात्र सक्रिय रहता, वो एक्टिव रहता, काम करता रहता है। छात्र की रुचि के अनुरूप उसको विषय सामग्री दी जाती है, इसलिए उसमें वो एक्टिव रहता है, उसमें गतिविधि उसकी रहती है, वो सक्रिय रहता है, और छात्र स्वावलंबी बनना भी सीखता है। तो विकल्प हो जाएगा 4, उपयुक्त सभी। आगे देखें बच्चों, अगला प्रश्न दिया है, व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है। फिर से एक परिभाषा हमारे सामने, व्याख्यान की परिभाषा, व्याख्यान उन तथ्यों, सिद्धांतों या अन्य संबंधों का स्पष्टीकरण है जिनको शिक्षक चाहता है कि उसके सुनने वाले समझें। तो व्याख्यान की परिभाषा किसने दी? टी.एम. रिस्क ने, मॉरिसन ने, स्किनर ने, या फिर प्रेसे ने। तो बच्चों यहाँ विकल्प हमारा पहला हो जाएगा टी.एम. रिस्क। कौन? टी.एम. रिस्क। भाषाई कौशल के निर्धारित पक्ष में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो बच्चों जैसे कि आपको बताया, यहाँ पर सुबोपली होता है, सबको ज्ञात है, यानी सबसे पहले सुनना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, और फिर अंत में आता है लिखना, सामान्यतः आता। तो यहाँ पर सुनना भी दिया हुआ है, बोलना भी दिया हुआ है, पढ़ना भी दिया हुआ है, लिखना नहीं है। यहाँ पर एक विकल्प दिया देखना, जो भाषाई कौशल के निर्धारित पक्षों में शामिल नहीं। भाषाई कौशलों के निर्धारित पक्षों में कौन सा उपयुक्त नहीं है? तो बच्चों यहाँ पर देखना विकल्प में नहीं आता। सुबोपली मतलब सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना, ये 4 हैं, चारों में फिर अतिरिक्त एक देखना हो गया। तो यहाँ पर विकल्प हो जाएगा हमारा 2, देखना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक शिक्षक कक्षा में कविता के वाचन का आयोजन कर रहा है, वह किस प्रकार का भाषाई कौशल के विकास का उपयोग कर रहा है? क्या अभिव्यक्ति या अर्थग्रहण, या अभिव्यक्ति और अर्थग्रहण दोनों होंगे, या उक्त में से कोई नहीं होगा? तो बच्चों जब एक शिक्षक कक्षा में कविता का वाचन पाठ करता है तो वो कौन से कौशल का विकास करता है? अभिव्यक्ति और अर्थग्रहण दोनों की बातें करता है। तो बच्चों यहां विकल्प हो जाएगा अभिव्यक्ति एवं अर्थग्रहण। अभिव्यक्ति की कुशलताएं, अगला प्रश्न देखें, अभिव्यक्ति की कुशलताएं किस भाषाई तत्व के साथ जोड़ी जाती हैं? अभिव्यक्ति, जब हम अपने विचार व्यक्त करते हैं बोलकर, जैसे मैं बोलकर अपने मन की बात आप तक पहुंचा रहा हूं, आपकी बातें हम ग्रहण करते हैं किसी माध्यम से, जैसे आप सुना करके हमें बता रहे हैं, चाहे फोन के माध्यम से कहें या प्रत्यक्ष रूप से हमें कहें, तो इसको माध्यम बनाया जाता है। तो वो कौन सा होता है? क्या सुनना, गुनगुनाना, बोलना, पठन? तो यहाँ पर बोलना, अभिव्यक्ति की कुशलताएं भाषाई तत्वों के साथ में जोड़ी जाती है बोलना के रूप में। फिर आता बच्चों अगला प्रश्न हमारा, कौन सा कार्य अर्थ ग्रहण की कुशलताओं के विकास के लिए ज्यादा उपयोगी होगा? कौन सा कार्य अर्थ ग्रहण की कुशलताओं के विकास के लिए ज्यादा उपयोगी होगा? तो बच्चों यहां पर दिया है व्याकरण शिक्षण करना, या पठन कार्य करना, या वाचन करना, या वर्णन। बच्चों अर्थ ग्रहण पठन कारण जो होता है ना, पठन कार्य उससे अधिक होता है। तो यहां पर विकल्प हमारा 2 हो जाएगा, पठन कार्य करना। अगला प्रश्न दिया, लिखित अभिव्यक्ति का साधन निम्न में से कौन सा नहीं है? पत्र लेखन, लिख करके हम अभिव्यक्ति देते हैं। निबंध लेखन, निबंध में भी लिख करके अभिव्यक्ति देते हैं। वाद विवाद और नाट्य लेखन, लेखन है नाट्य, यानी ऐसा नाट्य का रूप जो लिखित हो, तो ये भी लिखित रूप हो गया। तो वाद विवाद जिसमें लिखित का कोई रूप नहीं है, लेखन का कोई काम नहीं है, तो यहां पर हमारा विकल्प नंबर 3 हो जाएगा वाद विवाद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
हमारा अधिकांश वाचन किस रूप में होता है? क्या मौन वाचन के रूप में, या सहस्वर वाचन के रूप में, अनुकरण वाचन के रूप में, या उक्त में से कोई नहीं? तो बच्चों हम जब वाचन करते हैं हमारे अधिकांश वाचन प्राय मौन वाचन अधिक होता है। तो यहाँ पर हमारा विकल्प पहला हो जाएगा मौन वाचन। बच्चों फिर आता है जिलर द्वारा निम्न में से किस पद का विभाजन किया गया? क्या स्पष्टता का, संबंधता का, व्यवस्था का, विधि का? तो बच्चों जिलन के द्वारा जो विभाजन किया गया है वो स्पष्टता का किया गया है, तो यहां विकल्प पहला हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें, आप एक शिक्षक के रूप में कक्षा 5 के विद्यार्थियों को संज्ञा पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए, आप शिक्षक के रूप में कक्षा 5 के विद्यार्थियों को क्या पढ़ाने जा रहे हैं? संज्ञा। तो निम्नलिखित में से किस विधि को उपयुक्त मानेंगे? क्या आप निगमन विधि, भाषा संसर्ग विधि, आगमन विधि, या प्रत्यक्ष विधि? तो बच्चों व्याकरण के लिए बात आ जाती है संज्ञा, तो उसमें तो मुख्य रूप से आगमन निगमन विधि का ही हम प्राय प्रयोग करते हैं। निगमन विधि में पहले नियम फिर उदाहरण की तरफ चलते हैं। आगमन विधि में पहले उदाहरण होता है, उसको स्पष्ट करते हुए बच्चों को पढ़ाते हुए हम नियम की तरफ चलते हैं। तो छोटी कक्षाओं के लिए बच्चों पहले नियम नहीं उदाहरण को माध्यम बना करके आगे बढ़ना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा विकल्प हो जाएगा तीसरा आगमन विधि का। अगला प्रश्न आता है, सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है, माइक्रो टीचिंग जिसकी बात करते हैं, बीएड में आपने क्यों माइक्रो टीचिंग। सूक्ष्म शिक्षण में कक्षा का आकार होता है तो बच्चों 5 से 10 विद्यार्थी, या 10 से 20 विद्यार्थी, 20 से 25 विद्यार्थी, या 15 से 18 विद्यार्थी। तो यहाँ पर पहला विकल्प होगा 5 से 10 विद्यार्थी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रत्यक्ष विधि में बालक क्या करता है उसके बारे में बताया। अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा को सीखता है, या व्याकरण के नियम पर बल दिया जाता है उसको ये सिखाने के लिए। तीसरा विकल्प दिया है चित्र एवं शैक्षिक सहायक सामग्री का प्रयोग नहीं किया जाता। चौथा अनुवाद का सहारा लेता है। तो बच्चों यहां पर बात करते हैं प्रत्यक्ष विधि में बालक सदैव अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा को सीखता है। तो यहां पर पहला विकल्प होगा हमारा अनुकरण द्वारा दूसरी भाषा सीखता है। फिर अगला प्रश्न है, कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए। कक्षा में जाने से पूर्व शिक्षक को पूरी तैयारी कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रगति के लिए कोई अन्य बात इतनी बाधक नहीं है जितनी अपूर्ण तैयारी। तो बच्चों यहां पर यह कथन किसका ये पूछा गया है। ये होता है कक्षा में अगर आप पढ़ाने जा रहे हैं शिक्षक के रूप में, आप कक्षा में शिक्षक के रूप में पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो कह रहे हैं पूरी तैयारी आपको कर लेनी चाहिए उस टॉपिक की, क्योंकि प्रगति के लिए यानी आगे बढ़ने के लिए, क्योंकि प्रगति के लिए या आगे बढ़ने के लिए कोई अन्य बात इतनी बाधक नहीं हो सकती जितनी अपूर्ण तैयारी। आप आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन तैयारी आपकी पूर्ण नहीं है, तो आप आगे कैसे बढ़ पाएंगे। इसलिए आगे बढ़ने के लिए आपको अपना जो बिंदु है टॉपिक उसको अच्छे से तैयार कर लेना चाहिए। ये परिभाषा किसने दी? बाइनिंग एंड बाइनिंग, डेविस। तीसरा विकल्प है मॉरिसन, और चौथा दिया फ्रेड स्टोफेल। तो बच्चों यहां पर बाइनिंग एंड बाइनिंग ने ये परिभाषा दी, तो पहला विकल्प हो जाएगा हमारा बाइनिंग एंड बाइनिंग। अगले 51वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में दूरस्थ शिक्षा प्रणाली हेतु स्थापित प्रथम विश्वविद्यालय कौन सा है? बच्चों यहां पर तो आपको हैदराबाद विकल्प ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि पहला हैदराबाद में था, वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय उसका नाम था। कौन सा? दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के लिए, डिस्टेंस एजुकेशन जिसको हम कहते हैं, और उसके लिए प्रथम विश्वविद्यालय की बात कही है, वो भी भारत में, कि भारत में पहला वो विश्वविद्यालय जिससे दूरस्थ शिक्षा प्रणाली अपनाई थी, तो वो हैदराबाद में है। कौन सा है? भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय। तो हमने यहाँ पर विकल्प में दे रखा है, ये सभी उसी में ही आते हैं। वर्धमान खुला विश्वविद्यालय कोटा राजस्थान में जो है वो भी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली का है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खुला विश्वविद्यालय दिल्ली में, ये भी इसी से संबंधित है। माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद। लेकिन इनमें पहला कौन सा है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय हैदराबाद। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इनमें एक साधन दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में कौन सा है? ग्रामोफोन,
केवल श्रव्य है, रेडियो श्रव्य है, लिंग्वाफोन श्रव्य है, टेलीविजन यहाँ पर विकल्प हो जाएगा जिसको देखा सुना जाता है। तो ये दृश्य श्रव्य सामग्री के रूप में काम आता है टेलीविजन, जिसे हिंदी में दूरदर्शन कहा जाता है, दूरदर्शन या टेलीविजन। 53वां प्रश्न है हमारा, गृह कार्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? छात्र को घर पर व्यस्त रखना, या सुलेख की योग्यता का विकास करना, या पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना, या संबंधित पाठ में रुचि उत्पन्न करना। तो बच्चों यहाँ पर मुख्य उद्देश्य पूछा, उद्देश्य तो है ये, लेकिन मुख्य उद्देश्य क्या हो जाएगा? पढ़ाए गए पाठ को दोहराने के लिए अवसर देना। तो विकल्प 2 यहां हमारा उत्तर होगा। 54 प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हिंदी भाषा शिक्षण में प्रमुख चुनौतियां हैं प्रशिक्षित अध्यापकों की कमी, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण का अभाव, हिंदी भाषा के प्रति अभिरुचि का अभाव, या उपयुक्त सभी। तो बच्चों यहां पर ये सारी जो 3 विकल्प दिए, तीनों ही विकल्प हिंदी भाषा में शिक्षण की एक चुनौती के रूप में हमारे सामने हैं। तो विकल्प हो जाएगा 4 उपयुक्त सभी। रेडियो की सीमाओं, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन, टेप रिकॉर्डर, या कोई नहीं। तो बच्चों यहां विकल्प हमारा तीसरा हो जाएगा टेप रिकॉर्डर। टेप रिकॉर्ड के द्वारा हम इस श्रव्य साधन जो है उसकी सीमा, रेडियो की जो सीमा है उसको दूर कर सकते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न दिया 56वां प्रश्न, पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण नहीं होना चाहिए, किस रूप में नहीं होना चाहिए? ज्ञात से अज्ञात की ओर होना चाहिए, ज्ञात से अज्ञात की ओर। प्रश्न बच्चों ध्यान से देखना क्या लिखा, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहां पर ये बाकी चीजें तो ऐसी जो होनी चाहिए, एक ऐसा विकल्प जो नहीं होना चाहिए, किस रूप में? पाठ्य पुस्तक की प्रस्तुतिकरण। पाठ्य पुस्तक ऐसी होनी चाहिए जो ज्ञात से अज्ञात की ओर, बिल्कुल सही है। स्थूल से सूक्ष्म की ओर हो, यह भी सही है। सरल से कठिन की ओर हो, यह भी सही है। लेकिन पुस्तक का, पाठ्य पुस्तक जो होता है उसका प्रस्तुतिकरण कभी भी कठिन से सरल की ओर नहीं होना चाहिए। पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण कभी भी कठिन से सरल की ओर नहीं होना चाहिए, हमेशा सरल से कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर बढ़ेंगे तो बच्चों में रुचि भी उत्पन्न होती रहेगी। अब यहां पर आता है साइलेंट रीडिंग, किसकी पुस्तक है? ब्रायन की। पुस्तक का नाम, तो रचनाकार का नाम ऐसे याद रहना चाहिए। कक्षा 6 के बाद किस वाचन पर अधिक बल देना चाहिए? कक्षा 6 के बाद में मौन वाचन बच्चे छोटी कक्षा में नहीं करते हैं बच्चों। मौन वाचन, सहस्वर वाचन, संवेत वाचन, अनुकरण वाचन, ये सब चलते हैं। लेकिन कक्षा 6 के बाद किस पर अधिक बल देना चाहिए? यहां पर बल देना चाहिए हमें मौन वाचन पर। किस पर? मौन वाचन पर। तो ये कक्षा 6 के बाद में शुरुआत होती है। कक्षा 6 के बाद मौन वाचन पर बल देना चाहिए। अगला प्रश्न देखें, यहां प्रश्न दिया है द प्रिंसिपल गाइड टू इम्प्रेसिंग रीडिंग इंस्ट्रक्शन पुस्तक के लेखक कौन है? लुइस, रॉबर्ट एंड हिलरिच, जुड, या पीटर? तो बच्चों द प्रिंसिपल गाइड टू इम्प्रेसिंग, द प्रिंसिपल गाइड टू इम्प्रेसिंग पुस्तक के जो लेखक हैं, द प्रिंसिपल गाइड टू इम्प्रेसिंग रीडिंग इंस्ट्रक्शन, ये जो पुस्तक है इसके लेखक है रॉबर्ट एंड हिलरिच। तो यहां पर विकल्प 2 होगा, रॉबर्ट एंड हिलरिच। अगला विकल्प है हमारा स्कूल में भाषा पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक का नाम है स्कूल में भाषा। स्कूल में भाषा विकल्प दिए हैं लुइस, रॉबर्ट, विलियम्स, स्किनर। तो यहां पर पहला विकल्प हो जाएगा लुइस। तो बच्चों इसका पहला विकल्प है लुइस, ये हमारा उत्तर है। एसएसटी और जो साइंस के एस्पिरेंट हैं उनके लिए है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, पहला क्वेश्चन उसकी ओर नजर डालते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज नॉट रिलेवेंट कंट्रोल्ड कंपोजिशन, ठीक है। जो किस, यानी कंट्रोल्ड कंपोजिशन, कंपोजिशन की एक टाइप आती है कंट्रोल्ड कंपोजिशन, उसके संदर्भ में कौन सा बिंदु नहीं है, ठीक है, तर्कसंगत नहीं है। पहला ऑप्शन दे रखा है कंपोजिशन प्रॉम्प्टेड बाय पिक्चर्स, दूसरा है राइटिंग आउट स्टोरी टोल्ड बिफोर हैंड, ठीक है। बिफोर और हैंड के बीच में स्पेस है, देख लेना आप, ठीक है। वैसे क्या है समराइजिंग ऑफ रीडिंग मैटर
और एक है ट्रेडिशनल टाइप ऑफ अस्य राइटिंग, परंपरागत तरीके से अस्य राइटिंग जो अपन करते हैं वो अक्सर किसके अंतर्गत नहीं आता, कंट्रोल्ड कंपोजिशन का भाग नहीं आता, ठीक है, उसके अंतर्गत नहीं आएगा। तो यही क्या होगा, आपका प्रॉपर आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसकी ओर आगे बढ़ते हैं अपन। अगला है टेक्निक्स एंड टूल्स। मूल्यांकन जब हम पढ़ते हैं तो मूल्यांकन का प्रतिपादक अपन देखें, फिर CCE जो अपन कहें उसका प्रतिपादक अपन देखें तो वो कौन है, डॉक्टर BS ब्लूम, दैट बिलोंग्स टू शिकागो, ठीक है, एक एजुकेशनिस्ट था शिकागो में। मूल्यांकन की अवधारणा वगैरह है, कॉन्सेप्ट वगैरह जो दिया था वो किसने दिया था, डॉक्टर BS ब्लूम ने दिया था। मूल्यांकन कभी अपन पढ़ते हैं तो पहले मापन पढ़ोगे, मापन के बाद में इवैल्यूएशन पढ़ोगे, मूल्यांकन पढ़ोगे, मापन और मूल्यांकन के बीच में अंतर क्या ये अपन देखते हैं। तो मूल्यांकन में एक यूनिट चलती है अपनी, क्या चलती है, टूल्स एंड टेक्निक्स, ठीक है, उपकरण और तकनीक होती हैं। तो ये पूछ रहा है ये, ठीक है, कि टेक्निक्स एंड टूल्स होते हैं, फिर टूल्स एंड टेक्निक्स होते हैं, वो कैसे होने चाहिए। जो भी उपकरण जो होते हैं, बच्चे का मापन जो होता है ना, उपलब्धियां जो है उसका परीक्षण अपन करते हैं। उपलब्धियां जो होती हैं, जो भी अटेनमेंट्स ऑफ द लर्नर्स होती हैं, उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनको मेजर मतलब मापने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, टूल्स एंड टेक्निक्स का प्रयोग करते हैं। तो टूल्स एंड टेक्निक्स वो क्या होने चाहिए, पहली बात वैलिड, वैध होने चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात रिलायबल मतलब विश्वसनीय होने चाहिए, क्योंकि जब टूल्स एंड टेक्निक्स जो होते हैं वो अगर वैध नहीं होंगे, विश्वसनीय होंगे, तो प्रॉपर वे में अपन मेजरमेंट लर्नर्स अटेनमेंट की अपन कर ही नहीं सकते, ठीक है। और एक आता है यूजेबल, उपयोग में लेने हो योग्य, ठीक है। तो यही क्या होगा, आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा। टूल्स एंड टेक्निक्स जो होते हैं ना, उसमें अधिगमकर्ता के सीखने के 3 स्तर माने जाते हैं, ठीक है, कि बच्चा जो होता है ना, बच्चा खुद अपने आप में कितना कुछ सीख सकता है। दूसरा, ग्रुप के संदर्भ में उसकी परफॉर्मेंस क्या है, उसकी प्रोग्रेस क्या है, ठीक है, खुद की प्रोग्रेस क्या है, उस ग्रुप की संदर्भ में, ग्रुप के संदर्भ में उसकी प्रोग्रेस क्या है। और तीसरा जो अपना लेवल आता है वो आता है रिलेटेड टू क्राइटेरिया, क्राइटेरिया के संदर्भ में आता है। ये 3 लेवल माने जाते हैं, किसके माने जाते हैं, अधिगमकर्ता की जो उपलब्धियां होती हैं ना, अटेनमेंट्स होती हैं, उनके कितने लेवल मानते हैं अपन, 3 लेवल मानते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कर रहा है, द टेक्निक विच इज यूज्ड टू क्लासीफाई opinions and judgments regarding to situations and objects, ठीक है। टूल्स एंड टेक्निक्स को अपन दोस्तों 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग होता है जिसको अपन नाम देते हैं स्पेसिफिक टूल्स, स्पेसिफिक टूल्स का नाम दिया, और दूसरा भाग है जिसको नाम देते हैं अपन क्या बोलते हैं, जनरल टूल्स। स्पेसिफिक टूल्स में क्या कौन कौन से बिंदु आते हैं, जैसे रेटिंग स्केल आता है, इन्वेंट्रीज आता है, एप्टीट्यूड टेस्ट आता है, टीचर मेड एंड स्टैंडर्ड टेस्ट आता है, ठीक है, और एक एनेक्डोटल रिकॉर्ड आता है। ये जो टूल्स होते हैं दोस्तों, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक टूल्स यानी विशिष्ट उपकरण बोलेंगे। वैसे जनरल टूल्स का भाग आता है, जैसे ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट कह सकते हैं, पोर्टफोलियो आता है, चेकलिस्ट कह सकते हैं, ठीक है। वैसे अपन क्या बोल सकते हैं, नैरेटिव रिकॉर्ड आता है, नैरेटिव रिपोर्ट आता है, सेल्फ असेसमेंट सीट, पीयर असेसमेंट सीट, ठीक है। वैसे अपन क्या बोलेंगे, अन्य शब्दों के रूप में पेंटिंग बोल सकते हैं, वीडियो बोल सकते हैं, फोटोग्राफ बोल सकते हैं, ठीक है, अस्से बोल सकते हैं, ठीक है। वैसे अपन कहेंगे इंटरव्यू आता है, कन्वर्सेशन है, ओरल टेस्ट है, जिसको मानते हैं जनरल टूल्स का भाग, ठीक है। तो क्या कह रहा है कि कौन सी टेक्निक है, फिर कौन सा टूल है जो भी राय वगैरह होती है, निर्णय वगैरह जो होती हैं, जो किसके संदर्भ में होती हैं, सिचुएशन एंड ऑब्जेक्ट उसके संदर्भ में होते हैं, उसको वर्गीकृत करने के लिए काम में ली जाती है। तो दोस्तों वो टूल अबाउट टेक्निक कौन सी आती है अपनी, रेटिंग स्केल। एंड रेटिंग स्केल इज यूज्ड टू क्लासिफाई ओपिनियंस एंड जजमेंट्स, जो भी निर्णय अपन लेते हैं, जो भी राय वगैरह जो होती हैं, उसको वर्गीकृत करने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं, रेटिंग स्केल का प्रयोग करते हैं। और जो भी निर्णय अथवा जो भी राय होती है वो किसके संदर्भ में होती है, रिगार्डिंग टू सिचुएशन, ठीक है, या फिर क्या बोल सकते हैं, कोई भी बिंदु के संदर्भ में, ऑब्जेक्ट के संदर्भ में होती है, ठीक है। अगला है टू इवेल्यूट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एट क्लास 3rd लेवल, कॉमन सेंस पे आधारित। देखो कितना अच्छा प्रश्न है, ठीक है। कक्षा 3 का जो बच्चा होता है उसका आप रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो जांचना चाह रहे हैं, ठीक है। स्टूडेंट में बी आस्क्ड टू, तो बच्चों से आप बोलोगे, क्या बोलोगे, पहला ऑप्शन दे रखा है, टेक ए शॉर्ट डिस्कशन ऑफ व्हाट दे हैव रीड, ठीक है, जो कुछ उसने पढ़ा उसके ऊपर ध्यान दे। राइट ए डायरी बेस्ड ऑन वन ऑफ द कैरेक्टर्स, कोई भी पात्र वगैरह जो होते हैं उनके ऊपर कोई डायरी लिखे। तीसरा है यूज ए सेट ऑफ आइडेंटिफाइड वोकेबलरी एंड देयर अवन, ठीक है, शब्दों का जो वोकेबलरी वगैरह जो होता है ना, उनका एक प्रॉपर वे में सेट है वो यूज करें, ठीक है। रीटेल स्टोरी इन देयर अवन वर्ड्स, अपने शब्दों में कोई भी कहानी लिखे। और टू समराइज द मेन आइडिया, और उस क्या करें, उसका जो मुख्य जो थीम वगैरह होती है कहानी की उसको समराइज करें। एंड द मोरल ऑफ द स्टोरी, और क्या करें, समराइज करें साथ में किसकी की स्टोरी से क्या नैतिक शिक्षा निकलती है। वेरी गुड, यही क्या होगा आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, ठीक है।
इसमें यही आंसर होगा। 4 ऑप्शन है, उनके आधार पे आप देखोगे तो तुलनात्मक अध्ययन का अध्ययन करोगे तो ज़्यादा प्रीफर कौन सा बिंदु होगा अपना, यही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है जरा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, फॉर इवेल्युएटिंग ए पोस्टर डिजाइन्ड एज ए पार्ट ऑफ कॉम्पिटिशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरिया वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द जजेज। ये बिंदु आ गया। ठीक है, कोई भी पोस्टर वगैरह अपन डिजाइन करते हैं कंपटीशन के संदर्भ में। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द जजेज, कि जो भी निर्णय लेने वाले व्यक्ति हैं, जज वगैरह जो हैं, उनके रूप में उचित बिंदु कौन सा होगा। यूज ऑफ कोटेशन, स्टाइल एंड विजुअल अपील, कि कोई व्यक्ति विशेष की कोटेशन वगैरह होती है, उनकी शैली होती है, विजुअल अपील वगैरह जो होते हैं वो काम में ले। क्रिएटिविटी, रिलेवेंट कंटेंट एंड विजुअल अपील, ठीक है, सर्जन शक्ति का विकास करें। ठीक है, क्रिएटिविटी, फॉन्ट्स, नो फॉन्ट्स में गड़बड़ हो गई। रिलेवेंट कंटेंट, स्टाइल एंड वर्ड लिमिट नहीं साहब, सही अप्रोप्रिएट क्या होगा अपना, यही होगा क्रिएटिविटी, रिलेवेंट कंटेंट एंड विजुअल अपील। ठीक है, ये क्या होगा आपका प्रॉपर आंसर होगा। आगे देखो, द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू असेस, ठीक है, टूल टू असेस वैल्यूज एंड एटीट्यूड ऑफ द लर्नर इज। ठीक है, CCE हम पढ़ते हैं अपन CCE, तो उसमें असेसमेंट आते हैं। असेसमेंट अक्सर कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक तो होता है फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव असेसमेंट के बारे में दोस्तों अपन क्या जान सकते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है विद्यालय प्रबंधन द्वारा। स्कूल मैनेजमेंट करता है इसको। कंडक्ट कौन करवाता है, स्कूल मैनेजमेंट करवाता है। दूसरी बात, फॉर्मेटिव जो टेस्ट होता है, असेसमेंट होता है, जो यूनिट पे आधारित होता है, कंप्लीट सिलेबस को कवर नहीं करता। तीसरी बात क्या बोल सकते हैं अपन कि प्रत्येक जो फॉर्मेटिव टेस्ट की संख्या कितनी मानी जाती है, 4, और प्रत्येक फॉर्मेटिव टेस्ट कितने, एग्रीगेटर कितना वेटेज होता है, 10%। तो टोटल फॉर्मेटिव टेस्ट उनका वेटेज कितना हो जाएगा, 40%। दूसरी बात क्या है, फॉर्मेटिव जो टेस्ट जो होता है, इसके साथ एक दूसरा टेस्ट आता है जिसको अपन बोलते हैं समेटिव टेस्ट। समेटिव टेस्ट के बारे में क्या कहा जा सकता है कि समेटिव टेस्ट जो होता है ना, इसको क्या है, CBSE करवाता है साहब। कंडक्ट कौन करवाता है, CBSE। जो कंप्लीट सिलेबस को क्या करता है, कंप्लीट सिलेबस को क्या करेगा, कवर करेगा। प्रत्येक जो समेटिव टेस्ट है वो कितना होता है, 30% का होता है। समेटिव टेस्ट होते कितने हैं, 2 हैं। तो एग्रीगेट परसेंटेज अपन देखें तो क्या बोलोगे आप, 10% बोलोगे, सॉरी 60% बोलेंगे। तो क्या करेंगे, द मोस्ट इफेक्टिव टूल टू एक्सेस वैल्यूज एंड एटीट्यूड, कि बच्चे की क्या वैल्यू है, क्या उसकी अभिवर्ती है, इन चीजों को जानने के लिए अपन कौन सा टेस्ट काम में लेते हैं। एक तो देखा यूनिट टेस्ट। यूनिट टेस्ट होता है वो तो फॉर्मेटिव टेस्ट होता है। एटीट्यूड एंड वैल्यू का निर्धारण उसमें अपन नहीं कर सकते। ठीक है, फॉर्मेटिव टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, टर्म टेस्ट आता है। ठीक है, उसके लिए उपयोगी होता है। ठीक है, दूसरा क्या आता है, पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो इसके अंतर्गत नहीं आएगा। एनेक्डोटल रिकॉर्ड जो होता है वो क्या होता है, अधिगम करता है, जो पास्ट बिहेवियर होता है उसका मापन करने के लिए काम में लिया जाता है। तो सही आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो कौन सा होगा, समेटिव टेस्ट। क्या बोलोगे, समेटिव टेस्ट। आगे देखो, नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, द मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट इज, असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। असेसमेंट का मतलब जानते हैं, टेस्ट जो लेते हैं अपन, टेस्ट जो होता है उसका टेक्निकल जो मेथड में वर्ड आता है वो कौन सा आता है, उसके लिए असेसमेंट आता है। एक है टू गिव प्रैक्टिस इन राइटिंग, कि राइटिंग जो उसमें प्रैक्टिस प्रदान करे। टू इंप्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, कि जो भी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसको क्या करें, इंप्रूव करें। टू डिसाइड पास एंड फेल, कि बच्चा फेल हो रहा है या फिर पास हो रहा है, ठीक है, इस चीज को निर्धारित करें। टू मैच द अचीवमेंट ऑफ लर्नर्स, और अधिगम करता जो है ना उसकी जो उपलब्धियां होती हैं उनका मापन करें। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि मेन पर्पज ऑफ असेसमेंट, मुख्य प्रोसेस जो है असेसमेंट अपन क्यों लेते हैं कि हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो इफेक्टिव हो, इंटरेस्टिंग हो। दूसरी बात क्या है, फ्रूटफुल होनी चाहिए। ठीक है, तो आपका सही आंसर होगा वो कौन सा होगा, इसमें 2 नंबर आंसर होगा। टू इंप्रूव द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, की टीचिंग लर्निंग प्रोसेस उसमें सुधार करें। ठीक है, वो ठीक हो सके, इस बात को ध्यान में रखते हुए हम क्या करते हैं, बच्चों के लिए टेस्ट वगैरह लेते हैं। ठीक है, आप जानोगे कि बच्चे की कमी इस क्षेत्र में है। ठीक है, वो असेसमेंट के माध्यम से आपको जानकारी उपलब्ध होगी, और वो असेसमेंट के माध्यम से जानकारी उपलब्ध होगी तो आप निर्णय ले पाओगे कि शायद मुझे शिक्षक होने के नाते मुझे मेरी इस विषय वस्तु में सुधार करना चाहिए। आगे देखो, द जजमेंट शुड बी बेस्ड ऑन, कि जो भी निर्णय वगैरह लिए जाते हैं अक्सर किस पे आधारित होते हैं मूल्यांकन के दौरान। मूल्यांकन में दोनों पहलुओं का मूल्यांकन करते हैं अपन, एक तो स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट और एक क्या आता है, को स्कोलेस्टिक या फिर नॉन स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट। ठीक है, स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट में बुकिश नॉलेज आता है, स्कूल एक्टिविटीज काउंट की जाती हैं, लेकिन नॉन स्कोलेस्टिक या फिर को स्कोलेस्टिक एस्पेक्ट होता है उसमें बच्चे की सोशल एक्टिविटीज क्या है वो रखी जाती हैं। और एनसीएफ 2005 क्या बोलते हैं कि टीचर ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं है,
क्या है, लर्नर सेंटर्ड एजुकेशन, लर्नर ओरिएंटेड एजुकेशन है। ठीक है, दूसरी बात शिक्षा का सामाजिकरण होना चाहिए, यानी शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हो, ठीक है, तो उसको मतलब उसको अपन जोड़ें, किस से जोड़ें, समाज से जोड़ें, तब शिक्षित होना उचित होगा। ठीक है, तो इसमें दोनों आ जाएगा, बोथ 1 and 2। आगे देखो, वेयर कैन इन्फॉर्मेशन बी बेस्ट कलेक्टेड अबाउट चिल्ड्रेन। चिल्ड्रेन जो होता है ना, बच्चा जो होता है, उसके संदर्भ में सूचनाएं मतलब अच्छी तरह से कहाँ संग्रहित की जा सकती हैं, तो उसके वास्तविक वातावरण में की जा सकती हैं। तो आपका आंसर होगा इन नेचुरल सेटिंग्स। आगे देखो, द एडवांटेज ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, ऑब्जर्वेशन जो है ना, उसके फायदे अगर अपन जाने कि ऑब्जर्वेशन के एडवांटेज क्या क्या हैं, ऑब्जर्वेशन के एडवांटेज क्या क्या हैं, तो इसमें पहला जो पॉइंट अपना दे रखा है, इट कैन बी असेस्ड वेरियस एस्पेक्ट ऑफ पर्सनैलिटी। इसमें क्या है कि विभिन्न प्रकार की जो पर्सनैलिटी वगैरह जो होते हैं ना, उसका परीक्षण करने के लिए काम में आता है। ठीक है, दूसरा, इट कैन बी असेस्ड इंडिविजुअल एज वेल एज ग्रुप। जिस प्रकार से समूह में काम में आता है, सेम उसी प्रकार से किस में आता है, इंडिविजुअल में आता है। तो इसमें दोनों पॉइंट लागू होंगे, तो आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो क्या होगा कि बोथ 1 and 2 कि 1 और 2 दोनों के दोनों पार्ट क्या है, बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों क्या है, राइट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा अपना, नेक्स्ट क्वेश्चन द टेक्निक विच इन्वॉल्व कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डाटा। ठीक है, डेटा जो बोल सकते हैं अपन, ये कौन सी टेक्निक जो है, ठीक है, जो क्या करती है, जो संग्रह, यानी कलेक्शन तक अगर हमारा आंसर होता, सिर्फ कलेक्शन तक अगर अपना आंसर होता तो अपन पोर्टफोलियो आंसर मान सकते थे, लेकिन कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा ये बिंदु आ गया, वो कौन सा आता, अपना प्रोजेक्ट आता है। प्रोजेक्ट अपने आप में चीप टेक्निक होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें कोई प्रोजेक्ट जो होता है ना, उसमें किसी प्रकार का पैसा वगैरह नहीं लगता। दूसरी बात अपन बोल सकते हैं, प्रोजेक्ट होता है ना, वो आउटसाइड द टेक्स्ट बुक होता है, किताब विज्ञान जो होता है उससे बाहर का होता है, जिसमें सोशल एक्टिविटीज सम्मिलित की जाती हैं। जैसे वर्कशॉप रोपण जो उनका बच्चों को क्या दे दिया, आपने प्रोजेक्ट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपका सही आंसर कौन सा होगा, प्रोजेक्ट होगा। नेक्स्ट, चूज द टेस्ट आइटम विच इज मोर सुटेबल टू टेस्ट द ग्रामेटिकल एबिलिटी ऑफ ए लर्नर। कोई भी बच्चा जो होता है ना, उसकी व्याकरण संबंधी योग्यता जो होती है, उसका परीक्षण करने के लिए, व्याकरण संबंधी योग्यता जो होती है उसका परीक्षण करने के लिए किस प्रकार की जो एबिलिटी जो है, किस प्रकार का आइटम है जो क्या होगा, सुटेबल होगा। एक दर का असेट टाइप आइटम, असेट टाइप आइटम जो होता है, यानी व्याकरण का अगर अपन एनालिसिस करते हैं दोस्तों, तो व्याकरण के बारे में अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो नो डाउट व्याकरण में क्वेश्चन कैसे आते हैं। जैसे इसको पैसिव में चेंज करो, आपको कोई 1-4 ऑप्शन मिलने हैं आपको। ठीक है, वहां पे आर्टिकल भरना है, कोई 4 ऑप्शन मिलने हैं आपको। ठीक है, सेम उसी प्रकार से क्या है, जैसे इसमें प्रीपोजिशन भरो आप, प्रॉपर एडवर्ब कौन सी इस चीज को आइडेंटिफाई करो, पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा इस चीज को आइडेंटिफाई करो। तो ग्रामेटिकल जो टेस्ट वगैरह जो होता है, उसमें सही आपका जो अप्रोप्रिएट जो बिंदु होगा वो कौन सा होगा, मल्टीपल चॉइस टाइप। क्योंकि मल्टीपल चॉइस टाइप जो टेस्ट होता है वो अक्सर वैलिड होता है, रिलायबल होता है, फुल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी यानी उद्देश्यपरकता से भरपूर होता है। सब्जेक्टिव टाइप या असेट टाइप होता है वो सब्जेक्टिविटी को बढ़ाते हैं, और मल्टीपल चॉइस टाइप जो टेस्ट होता है वो अक्सर किसको बढ़ावा देता है, ऑब्जेक्टिविटी को बढ़ावा देता है। ठीक है, ए फॉरेन या फिर क्या बोलोगे, ए फॉरेन या नॉन मदर टंग लैंग्वेज टीचर often faces the problem of a class full of reluctant unmotivated learners. This can be helped by इस यानी ये जो है इसकी अपन मदद कर सकते हैं किसके माध्यम से, कि अपन जाने क्या कह रहा है कि एक विदेशी भाषा का जो टीचर अगर होता है, ठीक, ऑफन फेसेस द प्रॉब्लम्स ऑफ ए क्लास फुल ऑफ रिलक्टेंट अनमोटिवेटेड लर्नर्स, यानी बच्चे परेशान हैं। ठीक है, बच्चे क्या नहीं है, मोटिवेट नहीं है। ठीक है, अंग्रेजी पढ़ा रहे हो आप, अंग्रेजी के शिक्षक हो, ये चीज आप फेस कर रहे हो, दिस कैन बी हेल्प डिवाइस, इसका समाधान कैसे कर सकते हो। बच्चे अनमोटिवेटेड हैं, उनकी पहचान करो आप, सीधी सी बात है। ठीक है, तो एक है टॉकिंग टू द हेल्प ऑफ एन एकेडमिक काउंसलर वो विल एड्रेस द क्लास, कि कोई भी एकेडमिक काउंसलर है उससे आप क्या लेंगे, हेल्प लेंगे। ठीक है, दूसरा आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स हु आर अनमोटिवेटेड एंड टॉकिंग ए स्पेशल क्लास फॉर देम। ठीक है, एंड टेकिंग आएगा इसमें, टेकिंग ए स्पेशल क्लास फॉर देम, ये बिंदु आ गया कि जो अनमोटिवेटेड जो बच्चे हैं उनके पर पहचान करेंगे और उनके लिए आप पृथक कक्षा का अरेंजमेंट करोगे। रेमेडियल टीचिंग क्या है, वही है ना, जो अनमोटिवेटेड बच्चे होते हैं, बैकवर्ड जो बच्चे होते हैं, अधिगम्य अक्षम जो बच्चे होते हैं ना, डिसेबल जो पर्सन चाइल्ड होते हैं, उनके लिए पृथक कक्षा का अरेंजमेंट करके उनको पढ़ाना किसका भाग होता है, रेमेडियल टीचिंग का। यही आपका अप्रोप्रिएट आंसर होगा, आइडेंटिफाई द स्टूडेंट्स who are unmotivated and talking special class for them। आगे देखो, रेमेडियल टीचिंग रेफर्स टू, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना वो कौन सा है, रेमेडियल टीचिंग रेफर्स टू टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग है वो किस प्रकार की टीचिंग है, वो उसे पढ़ाने के लिए प्रयुक्त होती है,
टू हेल्प ब्राइट लर्नर्स टू एक्सेल, ठीक है, मतलब बच्चे ब्राइट लर्नर का मतलब समझ गए ना, जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। टू टेस्ट लर्नर्स पीरियडिकली, अधिगम करता होते हैं उनको समय समय पर परीक्षण करने के लिए। टू एड्रेस गैप्स इन लर्निंग, अधिगम में जो गैप हो गया अपना, मतलब जो पिछड़ापन है अपना, गैप का मतलब क्या है, बैकवर्डनेस जो है, ठीक है, उससे। एक है आफ्टर द रेगुलर स्कूल आवर्स, ठीक है, आफ्टर द रेगुलर स्कूल आवर्स मतलब क्या हो गया कि रेगुलर जो नियमित रूप से जो स्कूल के जो घंटे हैं, जितने घंटे स्कूल लगती है उसके बाद पढ़ाएं। ये बात भी सही है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन ज्यादा जो करीबी इसका आंसर होगा वो कौन सा होगा कि अधिगम में जो पिछड़ापन आता है, गैप वगैरह जो है लर्निंग में, ठीक है, उसके लिए अपन क्या करते हैं, रेमेडियल टीचिंग काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द प्री रिक्विजिटीज ऑफ रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग जो है ना, उसकी जो प्री रिक्विजिटीज का मतलब होता है पूर्व अपेक्षाएं, ठीक है। विच वन इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट, कि निम्नलिखित में कौन सा बिंदु जो सही नहीं है, अबाउट द प्री रिक्विजिटीज और रेमेडियल टीचिंग की जो पूर्व अपेक्षाएं जो है ना उसके संदर्भ में। तो देखो दोस्तों, रेमेडियल टीचिंग जो होता है ना वो होती है कमजोर बच्चों के लिए, जो वे बच्चे जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, औसत बुद्धि वाले होते हैं, तीक्ष्ण बुद्धि वाले होते हैं, तीव्र बुद्धि वाले, ठीक है, प्रखर बुद्धि वाले जो बच्चे होते हैं, उनके साथ कदम मिलाकर चलने में समर्थ नहीं होते, ठीक है। तो उनके लिए पृथक कक्षा का अरेंजमेंट होता है, वो क्या होता है, रेमेडियल टीचिंग होता है। तो रेमेडियल टीचिंग की शुरुआत अपन करते हैं कमजोर विद्यार्थियों से, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द लेवल ऑफ वीक स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही बात है ये, ठीक है। दूसरा कह रहा है इट शुड बी सिलेक्टेड द एरिया ऑफ डिफिकल्टीज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, कि विषय वस्तु में आप जो भी कठिनाई आप हासिल करते हैं उसका आप एरिया जो है ना उसको चुने, आप सिलेक्ट करें कि बच्चा है उसकी कठिनाई है तो कहाँ है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तीसरी बात क्या अपनी, देयर शुड बी कंटिन्यूटी ऑफ अवेयरनेस ऑफ एकेडमिक प्रोग्रेस, बच्चे की जो एकेडमिक प्रोग्रेस है उसमें जागरूकता के संदर्भ में उसमें क्या होनी चाहिए, कंटिन्यूटी होनी चाहिए, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या इट शुड बी स्टार्टेड फ्रॉम द लेवल ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट, ये पार्ट गलत है, यही क्या होगा आपका आंसर है, क्योंकि ऑप्शन में क्या दे रखा है अपना, नोट दे रखा है, नोट करेक्ट जो क्या नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक है। मेन पर्पज ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज, रेमेडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, मेन पर्पज ऑफ रेमेडियल टीचिंग इज, ठीक है जी। रेमेडियल टीचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है, और ये प्रश्न ऑलरेडी 2012 रीट में पूछा हुआ क्वेश्चन अपना, ठीक है। एक तो दे रखा है इसमें इंट्रोड्यूस न्यू लैंग्वेज आइटम्स, नए जो भाषा के जो आइटम है उनको इंट्रोड्यूस करवाना, टेस्ट रिसेंटली टोट आइटम्स, ठीक है, जो भी आइटम आपने पढ़ाया उसका टेस्ट लेना, वो तो इवोल्यूशन का भाग हो गया। अगला टीच अगेन द लैंग्वेज आइटम्स नॉट प्रॉपर्ली लर्नड, यानी वे बच्चे जो अच्छी तरह से पढ़ाए हुए मैटर को सीख नहीं पाए उस मैटर को दोबारा पढ़ाना। और एक है टीच अगेन द लैंग्वेज ऑलरेडी लर्नड, बच्चा जो भाषा पहले से जो चीज पहले सीख चुका उसको दोबारा पढ़ाना, ठीक है। तो यूज योर कॉमन सेंस, सीधी सी बात है, यहाँ पे आपका अप्रोप्रिएट आंसर कौन सा होगा, 3 नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इवोल्यूशन इज ए प्रोसेस ऑफ, इवोल्यूशन अपने आप में एक प्रक्रिया है, किसकी प्रक्रिया है, एसर्टेनिंग द क्वालिटी वैल्यू ऑफ आउटकम्स, कि जो भी स्वाभाविक जो बिंदु होते हैं उनमें उनको सुनिश्चित करना, डिटरमाइनिंग द एक्सटेंट ऑफ अचीवमेंट्स ऑफ ऑब्जेक्टिव, जो भी ऑब्जेक्टिव जो वगैरह जो है ना उनकी जो उपलब्धियां होती हैं, ठीक है, उनको डिटरमाइन करना यानी सुनिश्चित करना, कंपेयरिंग द आउटकम ऑफ इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो होते हैं ना उनके परिणाम वगैरह जो होते हैं उनकी तुलना करना। देखो दिखाएं यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर क्या होगा, सारे के सारे सही है इसमें, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बोलोगे आप यहाँ पे, क्या कहेंगे अपन, ऑल ऑफ दीज। वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ ए गुड लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट इज दैट इट मस्ट बी, ठीक है, एक अच्छा प्रोफिशिएंसी टेस्ट होता है उसके लिए क्या है, जरूरत किसकी होती है, कॉम्प्लेक्स, वो क्या हो, जटिल हो, इंजॉयबल, आनंददायी हो, एम्बिजियस, अनेक प्रकार के अर्थ देने वाला हो, और एक विश्वसनीय हो। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, रिलायबल होगा। नेक्स्ट है यूनिट टेस्ट इज एन एक्सप्रेशन ऑफ, मैंने बताया थोड़ी देर पहले, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है वो यूनिट पे आधारित होता है, ठीक है, और समेटिव असेसमेंट जो होता है पूरा सिलेबस को कवर करता है, ठीक है। तो आपका सही आंसर कौन सा होगा, फॉर्मेटिव टेस्ट हो जाएगा। फॉर्मेटिव टेस्ट होता है वो उसमें क्या है, यूनिट टेस्ट होता है, टर्म टेस्ट होता है, और वैसे क्वेश्चन का अगर अपन जिक्र करें तो टर्म टेस्ट होता है, फिर यूनिट टेस्ट के लिए उपयोगी प्रश्न होते हैं वो होते हैं शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के अगर आगे बढ़ते हैं, टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड इन लैंग्वेज टीचिंग, ठीक है, टेस्टिंग इज रिक्वायर्ड इन लैंग्वेज टीचिंग, कि लैंग्वेज शिक्षण जो है ना उसमें टेस्ट करना किसी चीज का वो जरूरी है, क्योंकि इट इज पार्ट ऑफ सिलेबस, ये पाठ्यक्रम का भाग है। दूसरा है इट टेल्स द टीचर व्हाट द स्टूडेंट्स कैन डू एंड व्हाट दे कांट डू,
मतलब टेस्ट के माध्यम से अपनी जानकारी हासिल कर सकते हैं कि टीचर के द्वारा बच्चों को जो पढ़ाया गया, जिसमें बच्चा क्या कुछ जानता है, क्या कुछ नहीं जानता, क्या कुछ कर सकता है, क्या कुछ नहीं कर सकता। तीसरा है इट शोज हाउ सक्सेसफुल द टीचिंग हैज बीन। ठीक है, ये इस बात को शो करता है कि कितना जो है ना शिक्षण जो है वो आपका प्रभावी हुआ, कितना शिक्षण आपका प्रभावी हुआ। और एक अगला है इट टेल्स द स्टूडेंट्स अबाउट द प्रोग्रेस इन लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है जी, अब देखो ये पार्ट भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तीनों सही है। प्राथमिकता अपन देखेंगे तो शिक्षण में टेस्टिंग जरूरी क्यों है, पता ना आपको क्या है कि मैंने जो कुछ पढ़ाया वो कितना कारगर साबित हुआ, इस चीज को जानने के लिए टेस्टिंग क्या है, जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, प्रेफरेंस एवोल्यूशन इंक्लूड, प्रेफरेंस एवोल्यूशन दोनों के दोनों क्या होते हैं, इंक्लूड हो जाते हैं। ठीक है, क्या है, ओनली स्पोकन इंग्लिश, ओनली रीडिंग स्किल, एक ओनली राइटिंग इंग्लिश और एक है स्पोकन एंड राइटिंग इंग्लिश। तो इसमें दोनों के दोनों बिंदु क्या होंगे, लागू होंगे। ठीक है, स्पोकन एंड राइटिंग इंग्लिश। प्रोफिशिएंसी होती है, दक्षता होती है, दक्षता होती है वो बोलने भी होती है, तो दक्षता होती है वो किस में होती है, लिखने में भी होती है। ठीक है जी, अगला टेक्निक्स एंड टेस्ट आर इनसेपरेबल, साफ सुथरी बात है, सरल सा क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इवैल्यूएशन इन ए टीचिंग प्रोग्राम टेक प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ द ईयर। कि कोई भी शैक्षणिक कार्यक्रम होता है उसमें मूल्यांकन का स्थान क्या है, ये स्थान लेता है एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में। मूल्यांकन क्या है, एक सतत और समग्र प्रक्रिया है जो अनवरत रूप से जारी रहने वाली है। ठीक है, कभी भी किसी भी टाइम पे किसी चीज का अपन मूल्यांकन कर सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकते अपन एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में। एक कह रहे हैं टेक प्लेस ओनली एट द एंड ऑफ ए लेसन, कोई भी लेसन पढ़ाए उसके अंत में, गलत बात। ठीक है, आगे कह सकते हैं इज नॉट एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ टीचिंग, ये शिक्षण का भाग नहीं है, बिल्कुल शिक्षण का भाग है। और एक है इज ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड गोज ऑन ड्यूरिंग लेसन्स आल्सो, ये अपने आप में क्या है, एक अनवरत रूप से जारी रहने वाली प्रक्रिया है। एंड गोज ऑन ड्यूरिंग लेसन्स आल्सो, प्रत्येक लेसन के साथ हम क्या कर सकते हैं, मूल्यांकन कर सकते हैं। तो सही आपका आंसर होगा वो क्या होगा, 3 नंबर होगा। ठीक है, इवैल्यूएशन इन एजुकेशन इज, मूल्यांकन जो धन शिक्षा में क्या है, कोमुलेटिव भी बोल सकते हैं और साथ में क्या बोलोगे, कंटिन्यूस भी बोलेंगे। सीसीई की फुल फॉर्म क्या होती है, कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। ठीक है, तो बोथ आ जाएगा इसमें, बोथ कंटिन्यूस एंड कोमुलेटिव। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इन एजुकेशन, निम्नलिखित में कौन सा बिंदु जो एजुकेशन में मूल्यांकन का भाग या मूल्यांकन के उद्देश्य जो है उसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं होता। ठीक है, देखिए दिखा, पहला ऑप्शन दे रखा है इसमें असेसमेंट ऑफ अटेनमेंट। ठीक है, जो भी उपलब्धियां होती हैं उसका परीक्षण करना। मेजरमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ टीचिंग मेथड, जो भी आप क्या कर रहे हैं, टीचिंग मेथड काम में ले रहे हैं उसका मूल्यांकन करना। कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द पेरेंट्स ऑफ लर्नर्स। ठीक है, अधिगमकर्ता जो होते हैं ना उसके संदर्भ में, या फिर माता पिता जो होते हैं ना अधिगमकर्ता के, उनके संबंध में सूचनाएं जो है वो संग्रहित करना। टू डायग्नोस टिपिकलिटीज ऑफ लर्नर्स, अधिगमकर्ता जो होता है ना, ठीक है, उसके संदर्भ में जो कठिनाई होती है उनका समाधान करना, उनका निदान करना, उनको जानना, उनको पहचानना। ठीक है, तो क्या है, नोट पर्पज ऑफ, जो क्या नहीं है, उद्देश्य नहीं है। माता पिता जो होते हैं उनके संदर्भ में सूचना इकट्ठे करना अक्सर उद्देश्य नहीं, किसका, मूल्यांकन का नहीं। तो ये क्या होगा, आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन जाने, विच ऑफ दीज इज द स्ट्रेटजी ऑफ रेमेडी टीचिंग, निम्नलिखित कौन सा बिंदु जो रणनीति के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसकी रणनीति, रेमेडी टीचिंग की रणनीति। ठीक है, एक तो एक्शन रिसर्च आता है, एक प्रोग्राम टेस्ट आता है, दोनों ही आते हैं। आपका आंसर क्या होगा, बोथ 1 और 2। रिकॉल टाइप टेस्ट क्या होता है, रिकॉल टाइप टेस्ट होता है उसको अपन बोलते हैं कंप्लीशन टाइप टेस्ट, और कंप्लीशन टाइप टेस्ट होते हैं वो अक्सर मेमोरी पे आधारित होते हैं। ठीक है, रिकॉल टाइप का मतलब क्या होता है, कहीं भी कोई सेंटेंस में ब्लैंक दिया होता है, जैसे मान लो मैंने कोई सेंटेंस लिखा, यहाँ पे ब्लैंक डाल दिया और आगे सेंटेंस लिखा इज द कैपिटल ऑफ राजस्थान, तो इसका मतलब ब्लैंक की जगह आप क्या करोगे, अपनी मेमोरी काम में लोगे। यहाँ पे ब्लैंक के स्थान पे किसका प्रयोग करें कि राजधानी राजस्थान की क्या है, जयपुर, तो फिर ब्लैंक की जगह क्या लिख दोगे आप, जयपुर लिख दोगे। ये किस पे आधारित होते हैं, मेमोरी पे। तो रिकॉल टाइप टेस्ट होता है दोस्तों, इसी को अपन क्या बोलते हैं, कंप्लीशन टाइप टेस्ट बोलते हैं। कंप्लीशन टाइप टेस्ट होते हैं वो हमेशा याददाश्त पे आधारित होते हैं। ठीक है, उन्हीं का याददाश्त का क्या होता है, परीक्षण होता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो होते हैं, एमसीक्यू जिसको अपन बोलते हैं, एमसी को अपन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी बोल सकते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं उनकी विशेषताएं होती हैं, वो क्या होती हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वैलिड होते हैं, या टेस्ट जो होता है वो वैलिड होता है। नंबर 2 वो रिलायबल होगा, विश्वसनीय होगा, और नंबर 3 वो फुल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी, उद्देश्य परकता से क्या होगा, भरपूर होगा।
ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा ऑब्जेक्टिविटी को तो क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, तो सब्जेक्टिविटी को क्या करते हैं, कम करते हैं। अस्से टाइप क्वेश्चन इसके विपरीत होते हैं। अस्से टाइप क्वेश्चन जो होते हैं वो वैलिड नहीं बोल सकते, रिलायबल नहीं बोल सकते, फुल ऑफ ऑब्जेक्टिविटी नहीं बोल सकते। अस्से टाइप क्वेश्चन ऐसे होते हैं या अस्से टाइप टेस्ट होता है वो क्या होता है, जो सब्जेक्टिविटी को बढ़ावा देता है और ऑब्जेक्टिविटी को घटाता है। तो ऑप्शन देखना, रिड्यूस सब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन, मूल्यांकन में अक्सर क्या करते हैं, सब्जेक्टिविटी क्या करते हैं, ये कम करते हैं, रिड्यूस करते हैं। दूसरा इंक्रीज सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी इंक्रीज करता वो कौन करते हैं, अस्से टाइप जो क्वेश्चन होते हैं जो क्या करते हैं, सब्जेक्टिविटी को बढ़ाते हैं। अलाउ अस्से टाइप आंसर, आंसर आप ऑब्जेक्ट एमसीक्यू में आंसर कभी भी अस्से टाइप में थोड़ी दे सकते हैं, नहीं दे सकते। एक अलाउ स्टूडेंट चूज मल्टीपल ऑप्शंस, अनेक ऑप्शन चुनाव करने के आप बच्चों को इसमें परमिशन दे सकते हो, एक ही ऑप्शन चुनने का अधिकार होता है, ठीक है। तो आंसर आपका क्या होगा, रिड्यूस सब्जेक्टिविटी इन इवैल्यूएशन, ठीक है। मूल्यांकन जो है उसमें सब्जेक्टिविटी जो उसको क्या करते हैं, ये घटाते हैं। कौन से क्वेश्चन, एमसीक्यू, ठीक है। खाली जगह शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत् पदेन रिक्त स्थानम पूर्यत, इस रिक्त स्थान की पूर्ति इन्हीं में से एक पद चुनकर करनी है। यमक अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और अनुप्रास अलंकार। यहाँ पे पढ़ना है अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्, ये जानना होगा। अनुप्रास है शब्द साम्यम वैषम्य अपि स्वरस्य यत्। उपमा अलंकार है भवती, उपमा अलंकार होता है तो भेदाभेद प्रधान होता है या अभेद प्रधान होता है या आरोप मूलक होता है या अध्यवसाय मूलक होता है। तो उपमा अलंकार भेदाभेद प्रधान अलंकार होता है। इसके बाद में अगले पर बढ़े, असत्य कथनम चिन्होत, असत्य कथन चुनिए। तो देखिएगा सौंदर्यम अलंकार है, सौंदर्य ही अलंकार है, ये परिभाषा किसने दी है, वामन ने बिल्कुल दी है। यो यद आश्रित है, जो जिस पर आश्रित है, सह तद अलंकार है, वही अलंकार है, ये एक परिभाषा किसने दी है, मम्मट ने, बिल्कुल मम्मट ने ही दी है। अगला सवाल है काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारान प्रचक्षते, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो धर्म हैं उन्हीं को अलंकार कहा, किसने कहा, दंडी ने, बिल्कुल सही कहा। लेकिन ये जो वर्ण साम्यम अनुप्रास है ये विश्वनाथ की परिभाषा नहीं है, इसलिए ये कह रहा है असत्य कथन चुनिए। तो असत्य कथन ये परिभाषा विश्वनाथ की नहीं है, राइट आंसर यही हो जाएगा। अगला प्रश्न जानते हैं, अधोलिखितम पद्यांशे अलंकार नाम निर्देशनम करोत प्रजा प्रजा स्वयं तंत्रित्वा, निषेवते श्रांत मनः विविक्तम यूथानी संचार्य रवि प्रतप्त है शीतम दिवा स्थानम दीपेंद्र है। यहाँ पर जो ये अंडरलाइन रेखांकित ये प्रजा प्रजा को किया गया है, यहाँ पर कौन सा अलंकार है, यहाँ पर हमको देखना है कि प्रजा प्रजा, ये प्रजा का अर्थ अलग है और ये प्रजा का अर्थ अलग है, तो बराबर कौन सा अलंकार आ जाएगा, यमक अलंकार। ये इसकी तरह निकलेगा कि नव पलाश पलाश वनम पुरह स्फुट पराग परागत पंकजम मृदुल लतांत लतांत तमैलोक्यतम से सुरभिम सुरभिम सुमनोहरई, इस प्रकार से निकलेगा। अगला प्रश्न है हंसीव कृष्ण ते कीर्ति स्वर्ग गंगाम अवगाहते। यहाँ पर ये हंसीव, हंसी के साथ में यू लगा हुआ है। वाक्यम इदम कह अलंकार प्रयुक्तम, इस वाक्य में कौन सा अलंकार प्रयुक्त हुआ है, तो यहाँ पर जो अलंकार की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ उपमा दी जा रही है, तो कौन सा अलंकार प्रयोग हुआ है, उपमा अलंकार प्रयोग हुआ है। तद रूपकम अभेदो हो, तद रूपकम अभेदो हो, यह उपमान उपमेयो, यहाँ रूपक अलंकार है और रूपक अलंकार में क्या पाया जाता है, अभेद पाया जाता है, इसलिए यहाँ पर अभेद प्रधान अलंकार कौन सा हो गया, रूपक अलंकार हो गया। अगला प्रश्न जानते हैं, अधोलिखितम पद्यांशे अलंकार नाम निर्देशनम करोत, नीचे लिखे हुए पद्यांश में अलंकार का नाम निर्देशित कीजिए। लिम पतिव तमो अंगानी वर्षति वांजनम नभ है सत्पुरुष से वेव दृष्टि विफलताम गता। इसमें रेखांकित किया गया है लिम्पतिव तमो अंगानी, यानी कि अंधेरा अंगों को मानो लीप रहा है। यहाँ पर जो ये होने वाला अलंकार है उस अलंकार का नाम क्या है, उत्प्रेक्षा। यहाँ पर लिम्पति के साथ में मन्ने संके ध्रुवम प्राय नूनम इत्यादि एव और क्रिया इव उत्प्रेक्षा कह देवों का देव, तो यहाँ पर क्रिया के साथ में इव आने के कारण कौन सा अलंकार हो गया, उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। हनुमान अवधिम अत्रद दुष्कर्म की महात्म नाम, यानी कि हनुमान सागर को लांग गए, महान आत्माओं के लिए दुष्कर क्या है, वाक्य अस्मिन अलंकार नाम निर्देशनम करोत, इस वाक्य में अलंकार का नाम निर्देशित कीजिए, तो उत्तर कौन आ जाएगा, यहाँ पर अर्थ अलंकार आ जाएगा, अर्थ अलंकार का ये उदाहरण है। फिर ये कह रहा है विभावना, विभावना एक ऐसा अलंकार है जो बिना हेतु बिना कारण के क्या हो जाती है, इसमें कार्य की उत्पत्ति हो जाती है। विभावना अलंकार में
कारण तो कोई होता नहीं है और कार्य उत्पन्न हो जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, विभावना अलंकार आ जाएगा। फिर कह रहा है यत्र कारणम तु भवति, जहाँ कारण तो होता है किंतु कार्य से अभाव भवति, कहाँ कार्य का अभाव होता है। जहाँ कारण तो होता है लेकिन कार्य का अभाव होता है, वहाँ कौन सा अलंकार होता है, वहाँ विशेषोक्ति अलंकार होता है। विशेषोक्ति अलंकार में कारण होने पर भी कार्य नहीं हो पाता। अगला प्रश्न जानते हैं, उच्छलद भूरी कीलालः सुशोभे वाहिनी पति, वाक्य अस्मिन् अलंकार नाम निर्देशनम करोत। उच्छलद, उछल रहा है भूरी जोर जोर से, कीलाल मानी रक्त, और वाहिनी पति सेनापति और समुद्र, दो अर्थ होते हैं। अगर यहाँ पर हम कीलाल का अर्थ रक्त लेते हैं तो वहाँ पर सेनापति लेना होगा, और यदि कीलाल का अर्थ यहाँ पर जल या पानी लेते हैं तो वहाँ पर हमको समुद्र अर्थ लेना होगा कि समुद्र में जल बहुत तेज उछल रहा है या सेनापति का रक्त उबाल ले रहा है, उछल रहा है। तो वाक्य अस्मिन्, इस अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार सिद्ध हो जाएगा, तो ये जो परिभाषा के अनुसार अर्थ देखा जाए तो इसमें कौन सा अलंकार सिद्ध होता है, श्लेष अलंकार। जब एक ही वाक्य के अनेक अर्थ निकलते हों वहाँ श्लेष अलंकार होता है। अनुप्रास अलंकार भवति, अनुप्रास अलंकार कितने प्रकार का होता है, अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का। अनुप्रास अलंकार के 5 भेद होते हैं, 6 का अनुप्रास, वृत्त्यानुप्रास, अंत्यानुप्रास, वृत्त्यानुप्रास और लाटानुप्रास। इसी प्रकार से हम आगे पढ़ते हैं। अनुप्रास अलंकार 5 प्रकार का हो गया। अगला प्रश्न है, विशेषोक्ति अलंकार अस्ति, विशेषोक्ति अलंकार है तो विशेषोक्ति अलंकार कौन सा है, शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभय अलंकार या न किमपि कोई भी नहीं। तो देखिएगा विशेषोक्ति अलंकार किस में पढ़ा जाएगा, ये विशेषोक्ति अलंकार शब्द अलंकार में नहीं, ये अर्थ अलंकार में पढ़ा जाएगा। इसके बाद में प्रश्न है, रूपक अलंकारे उपमानोपमेयो स्वरूपतः भेदे अपि अति साम्यम प्रदर्शनाय खाली जगह भवति। प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है रूपक अलंकारे, रूपक अलंकार में उपमान उपमेयो हो, उपमान और उपमेय के स्वरूप से भेदे अपि, भेद होते हुए भी अति साम्य प्रदर्शनाएं, अति साम्यता, अधिक समानता प्रदर्शन करने के लिए खाली जगह होता है। क्या होता है, काल्पनिक अभेद होता है। रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय के बद्ध स्वरूपतः अगर भेद भी है और वहां अति समानता का प्रदर्शन करना है तो क्या होगा, काल्पनिक अभेद। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, काल्पनिक अभेद हो जाएगा। अगला प्रश्न, भवेत खाली जगह उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मने उचित पदे रिक्त स्थानम पूर्यत। ये कह रहा है भवेत होती है खाली जगह, क्या होती है, संभावना, उत्प्रेक्षा प्रकृतस्य परात्मने, उपमान की उपमेय, उपमेय की उपमान के साथ, यानी कि यहाँ पर संभावना होती है, उपमेय की उपमान के साथ क्या होती है, उत्प्रेक्षा में संभावना होती है। इसलिए राइट आंसर क्या हो गया, संभावना। गृह कार्यम सदैव, गृह कार्य सदैव अभ्यास पुस्तिकाया पूर्तिम करोति। गृह कार्य हमेशा अभ्यास पुस्तिका की पूर्ति करता है, नहीं, ये कोई आवश्यक नहीं है, बराबर, ये कथन सही कथन नहीं है। और गृह कार्य हमेशा शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति करता है, बिल्कुल, गृह कार्य शिक्षण के उद्देश्यों की पूर्ति करता है। और अवकाश से सदुपयोगम करोति, गृह कार्य हमेशा अवकाश का सदुपयोग करता है। गृह कार्य करने से बच्चे का टाइम जो वेस्ट होता है वो नहीं होता। इसके बाद यहाँ पर जो सही आंसर आएगा 2 और 3, यानी राइट आंसर क्या माना जाए, 2 और 3 माना जाए, ये 2 माना जाए। राम मूर्ति आयोग ने कौन से शिक्षा पर बल दिया था, तो राम मूर्ति आयोग के द्वारा शास्त्रीय भाषा, यहाँ शास्त्रीय भाषा के अध्ययन के ऊपर क्या दिया गया था, बल दिया गया था। इसके बाद आगे बातें करते हैं, यशपाल समिति कदा संगठिता। यशपाल समिति कब संगठित हुई थी, तो यशपाल समिति 1993 वर्ष में, यशपाल समिति 1993 वर्ष में संगठित हुई थी। पाठ्यक्रम भवेत, पाठ्यक्रम होना चाहिए। अब पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, पाठ्यक्रम छात्र के सामाजिकता की आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। छात्र की आयु तथा मानसिक विकास के अनुरूप होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। छात्र की व्यक्तिगत आवश्यकता के अनुरूप होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। प्रत्येक वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। तो बराबर ये तो सभी सही हो गए, तो बराबर यहाँ उत्तर आएगा सर्वाणी, सभी। पाठ्यक्रम इन सभी आवश्यकताओं के अनुरूप होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कथा शिक्षणम एकस्मिन्नेव खाली जगह भवेत अनेन कथा शिक्षणम सुस्पष्टम रुचिकरम च भवति।
कथा शिक्षणम एकस्मिन एव एकके। अच्छा, एकक किसको कहा जाता है? एकक यूनिट को कहा जाता है, यानी कि कथा शिक्षण हमेशा एक ही यूनिट में भवेत होना चाहिए। अनेन माने इससे जो कथा शिक्षण होता है वो सुस्पष्ट भी होता है और सुरुचिकर भी होता है। कथा शिक्षण हमेशा एक ही यूनिट में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, एकादश कक्षायै संस्कृत विषय से पाठ्य पुस्तक से नाम। वर्तमान में जो कक्षा 10 में किताब चल रही है उस किताब का नाम पूछा जा रहा है, तो उस किताब का नाम क्या है? सत्प्रेरिका। देखो, कक्षा 11 की अगर हम बात करें तो कौन सी किताब चलती है? सत्प्रेरिका। विजेत्री जो चलती है वो कक्षा 12 में चलती है, स्पंदना कक्षा 10 में चलती है, और जो रंजनी है, अब रंजनी के 3 भाग हो गए। ये रंजनी के 3 भाग हो गए। अगर हम कहीं रंजनी की बात करते हैं तो रंजनी का अगर भाग फर्स्ट देखा जाए तो भाग जो फर्स्ट है वो कक्षा 6 में चलता है, और जो भाग सेकंड है वो भाग 7 में चलता है, और जो भाग थर्ड है यानी कि भाग थर्ड है वो कौन से में चलता है? कक्षा 8 में चलता है। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल से कार्यालय में अस्ति। राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का कार्य कहाँ है? राजस्थान राज्य पाठ्य पुस्तक मंडल का कार्य जयपुर नगर में है। ये प्रत्येक पुस्तक के पहले पन्ने पे लिखा हुआ है, जैसे ही हम मोटा पेज कवर हटा के खोलेंगे। अगला प्रश्न है, छात्राणाम कृते मनोवैज्ञानिक सिद्धांतानाम पूर्त्यर्थम। छात्रों के लिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पूर्ति के लिए आप कृषि का कार्य करवाओगे ये, या फिर आप छात्रों को प्रताड़ित करोगे? क्रियते किया जाता है, या शुल्क संकलन क्रियते शुल्क संकलन किया जाता है, या गृह कार्यम दियते गृह कार्य दिया जाता है। छात्रों को मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की पूर्ति के लिए गृह कार्यम दियते गृह कार्य दिया जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, छात्रेण खाली जगह ज्ञानस्य उपलब्धि परिज्ञानम गृह कार्यस्य मुख्य उद्देश्यम भवति। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि छात्र के द्वारा खाली जगह कक्षायाम अर्जित, है ना, छात्र के द्वारा कक्षायाम अर्जित, कक्षा में अर्जित, छात्र के द्वारा कक्षा में अर्जित जो ज्ञान की उपलब्धि है उसको जानकर और गृह कार्य और उसके मुख्य उद्देश्य को जाना जाता है। बराबर, छात्र के द्वारा कक्षा में अर्जित ज्ञान की उपलब्धि को जानने के लिए गृह कार्य और उसके मुख्य उद्देश्यों को जानना होता है। भवति मुख्य उद्देश्य होते हैं। ये इसका उत्तर हो गया। अगले बात, इसके बाद अगला प्रश्न पढ़ा जाता है, एको अध्यापक के मनोवैज्ञानिक सिद्धांतानुसारम गृह कार्यम न ददाति। समझिएगा प्रश्न क्या कह रहा है। एको अध्यापक है, एक अध्यापक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतानुसारम मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार गृह कार्य न ददाति नहीं देता है। एक अध्यापक मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार गृह कार्य नहीं दे रहा है। एतेन ऐसा करने से, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार गृह कार्य नहीं देने से छात्राणाम छात्रों की निरीक्षण शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ती। छात्रों की निरीक्षण शक्ति पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अगर मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के अनुसार गृह कार्य नहीं मिलता है तो बालकों की जो निरीक्षण शक्ति है वो नेगेटिव हो जाएगी। मौलिक चिंतन पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ती, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल सही बात है। मौलिक चिंतन भी नेगेटिव हो जाएगा। उभयो मानी दोनों सही बात है, लेकिन तर्क शक्ति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है, नहीं, ये आंसर ही गलत है। तो बराबर क्या आंसर आ जाएगा? उभयो। 10वीं कक्षा या छात्रा उमाक्षी, यानी कि 10वीं कक्षा की छात्रा है, उसका नाम दिया है उमाक्षी। वो द्वितीय पाठ है, द्वितीय पाठ का यानी कि द्वितीय पाठ का नाम क्या है? राष्ट्रवंदना। इति पाठम पढ़ती, इस पाठ को पढ़ रही है। सा छात्रा वह छात्रा अध्ययनम करोति, अध्ययन कर रही है। रचनात्मक कार्य का कर रही है, या अपठितांशावबोधनम का कर रही है, या पठितांशावबोधनम पाठ का कर रही है, या सभी का कर रही है। प्रश्न को समझिए, प्रश्न क्या कह रहा है? 10वीं कक्षा की छात्रा उमाक्षी 10वीं कक्षा के दूसरे पाठ राष्ट्रवंदना पाठ को पढ़ रही है। तो बराबर ये जो लेसन होते हैं हमारे, जो ये जितने भी लेसन होते हैं पुस्तकों में, ये सभी लेसन किस में आते हैं? ये पठितांशावबोधनम पाठस्य के अंदर आते हैं। तो जो दूसरे पाठ राष्ट्रवंदना को पढ़ रही है वह क्या पढ़ रही है? पठितांशावबोधनम पाठ को पढ़ रही है। संकेत आधारितम अनुच्छेद लेखनम भवति। संकेत आधारित
अनुच्छेद लेखन होता है, संकेत आधारित अनुच्छेद लेखन की बात कर रहा है। तो बराबर ये जो प्रश्न आते हैं संकेत आधारित अनुच्छेद लिखने जैसे, तो ये सब रचनात्मक में आएंगे, रचनात्मक कौशल के अंदर आएंगे। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में ये सभी प्रश्न जो दिए गए हैं, ये जो पूर्ववाक जैसे प्रश्न होते हैं, ये पूर्ववाक वहां से दिए गए हैं, या जो पुस्तक में विषय सूची होती है, विषय सूची से बना करके दिए गए हैं। जब हम 10th की पुस्तक की विषय सूची का अवलोकन करेंगे तब हमको रचनात्मक कार्य, पठितांशावबोधनम और पठितांशावबोधनम, रचना कौशल, ये सभी देखने को मिलेंगे। इसके बाद आगे बढ़े, प्रश्न निकल के आया अपठितांशावबोधनम इत्यस्य संबंधित प्रश्नम नास्ति। अपठितांशावबोधनम यानी कि अपठितांशावबोधनम का मतलब अनसीन पैसेज। तो अनसीन पैसेज में देखो, गद्यांश से उचित शीर्षकम लिख तू, गद्यांश का उचित शीर्षक लिखो, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, बिल्कुल पूछे जाते हैं। सर्वत्र अव्यय पदस्य प्रयोगम कृत्वा वाक्य निर्माणम करो, तो सर्वत्र अव्यय पद का प्रयोग करके वाक्य का निर्माण करो। अपठितांशावबोधनम में ये प्रश्न पूछा जाता है। और मंजूषात है पदम चित्वा रिक्त स्थानम पूर्ति कृत्वा कथम पूर्णा करो तो, यानी कि मंजूषा से पद का चयन करो और रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ऐसे प्रश्न अपठितांशावबोधनम में नहीं पूछे जाते। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा। अगला प्रश्न है विषय सूची अंतर्गते निर्देशनम भवति। देखो, विषय सूची के अंतर्गत निर्देश रचना कार्य का निर्देश होता है, पृष्ठों की संख्या का भी निर्देश होता है, और व्याकरण का जो परिचय है उसका भी निर्देश होता है। लेकिन पाठ परिचय का संकेत नहीं होता। तो हमको यहां जानना है कौन कौन से हो गए, केवल 1 हो गया, केवल 3 हो गया, केवल 4 हो गया। तो 1, 3, 4 ढूंढते हैं। केवल 1, 3 और 4 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो ये पाठ परिचय होता है, ये पाठ परिचय कहां होता है? पाठ परिचय होता है पाठ में, यानी कि पाठ के अंदर जो पाठ पढ़ते हैं ना, पाठ है, यानी कि हमको पढ़ना होता है प्रथमे पाठ है, ये हमने लिख लिया है, प्रथमे है पाठ है। ये देखो, प्रथम है पाठ है, ये पाठ प्रथम पाठ हो गया। और प्रथम पाठ का नाम क्या हो गया? स्नेह मई मम भारत माता, ये हो गया। स्नेह मई मम भारत माता, ये पाठ का नाम हो गया। अब यहां पर जो कवि परिचय आएगा या पाठ का परिचय आएगा, उपर्युक्त तो पाठ आचार्य डॉक्टर हरिराम आचार्य द्वारा रचित है। इन्होंने इस पाठ के अंदर ये बातें बताई हैं। तो बराबर ये जो पाठ का परिचय होता है किस में पूछा जाता है? पाठ के अंदर पूछा जाता है। विषय सूची में इसका कोई उल्लेख नहीं होता। पाठ्य पुस्तकेषु उल्लेखितम भवति, पाठ्य पुस्तकों में उल्लेखित होता है। तो पाठ्य पुस्तकों में उल्लेखित क्या होता है? संस्करणम, संस्करण का नाम बिल्कुल पाठ्य पुस्तक के पहले कवर पेज पर होता है। पाठ्य यहाँ पर संस्करण का नाम कि ये कौन सा संस्करण है, जैसे 2020 का संस्करण है। प्रकाशक का नाम बिल्कुल, ये पुस्तक किस प्रकाशक के यहाँ छपी है, बिल्कुल होता है। और मुद्रक से नाम कौन सी प्रेस पर छपी है, ये भी इसमें होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर सर्वे हो जाएगा इसका। वह आपके सबसे पहला जो क्वेश्चन है, वह राजस्थान पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब हुई? बहुत शानदार ये प्रश्न है। इसका तीसरा विकल्प सही है कि अप्रैल 1979 में, जबकि इसे बनाने का प्रस्ताव 78 में रखा गया, लेकिन कार्य अप्रैल 1979 से किया गया, इसलिए आंसर भी अप्रैल 1979 होगा। ठीक है। इसके बाद है हाथी उत्सव का आयोजन राजस्थान पर्यटन विभाग के द्वारा कहाँ किया जाता है? तो हाथी उत्सव का आयोजन जयपुर में किया जाता है, हमेशा हर वर्ष होता है। अपने जयपुर में हाथी गांव भी है जो आपके कुंडा नामक स्थान पर है, कुंडा आमेर में है। यहाँ पर आपके हाथी गांव बनाया गया है। क्या बनाया गया है? हाथी गांव बनाया गया है। यह आपको ध्यान में रखना है कि हाथी गांव यहाँ बनाया गया है। फिर है आपके क्वेश्चन कि आवानेरी पर्यटन स्थल किस पर्यटन सर्किट में आता है? तो आवानेरी जो है ढूंढाड़ में आता है और ये दौसा जिले में। कहाँ पर है? दौसा जिले में। तो इसका पहला विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। इसके बाद में आपके 94वें क्वेश्चन है हल्दी घाटी में महाराणा प्रताप संग्रहालय की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसकी स्थापना का श्रेय मोहन श्री माले को जाता है। तो इस क्वेश्चन का चौथा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। इसके बाद में राजस्थान में दानचंद चोपड़ा की हवेली कहाँ पर स्थित है?
तो दानचंद चोपड़ा की हवेली सुजानगढ़ चूरू में है, तो इसका तीसरा विकल्प सही होगा। इसके बाद है राजस्थान में बरखान बालुका स्तूप कहाँ मिलते हैं। बाय द वे आपको पूछा जाए तो बरखान बालुका स्तूप भालेरी गांव चूरू में मिलते हैं, तो यहाँ चौथा विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लूनी नदी के बेसिन को क्या कहा जाता है। तो लूनी नदी के बेसिन को गोडवाड़ बेसिन कहा जाता है, इसका दूसरा विकल्प सही है। कौन सा विकल्प सही है, दूसरा विकल्प इसका सही है। फिर है उदयपुर नगर के आसपास विस्तृत पहाड़ियाँ क्या कहलाती हैं। तो उदयपुर नगर के आसपास की विस्तृत पहाड़ियाँ गिरवा कहलाती है, तो तीसरा विकल्प सही है। 98वें क्वेश्चन का कौन सा विकल्प सही है, तीसरा विकल्प आपके सही है। बहुत शानदार प्रश्न है और बड़ा मज़ा आपको आएगा इन प्रश्नों को पढ़कर, और इससे किसी न किसी इनमें से क्वेश्चन जो है एग्जाम में मिलेगा। फिर है निम्न में से कौन सी झील अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। तो वह है सांबर झील, तो यहाँ पहला विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा। दूसरी बात यह है कि जरगा और रागा पहाड़ियों के मध्य के भाग को क्या कहा जाता है। तो उसे देशहरो कहा जाता है, और इसका पहला विकल्प सही होगा, क्योंकि ये भाग जो है सदैव हरा भरा होता है और इसे हम क्या कहते हैं, देशहरो कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान का दूसरा ऊंचा पठार है, तो वह है आबू का पठार। आबू का पठार जो है इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है, जबकि राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार आपके उड़िया का पठार है। कौन सा पठार है, उड़िया का पठार, जिसकी औसत ऊंचाई 1350 या 1360 मीटर मानी जाती है, और ये सिरोही जिले में है। किस जिले में है, सिरोही जिले में है। ये राजस्थान का सबसे ऊंचा क्या है, पठार है, उड़िया का पठार। फिर आपके क्वेश्चन है कि मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है। मानव विकास जो सूचकांक है वो निम्नलिखित में से किसका संयुक्त सूचकांक है। बाय द वे ये आपको क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही विकल्प है नंबर 3 कि जीवन प्रत्याशा, शैक्षणिक उपलब्धि, प्रत्येक व्यक्ति की आय को मानव विकास सूचकांक में देखा जाता है। वही कि जीवन प्रत्याशा क्या है, शैक्षणिक उपलब्धि क्या है, प्रत्येक व्यक्ति की आय क्या है, इसको इसमें माना जाता है। ठीक है ना। इसके बाद में आपके निम्न में से किसके द्वारा मानव विकास सूचकांक सर्वप्रथम विकसित किया गया था। तो मानव विकास सूचकांक जो UNDP के द्वारा दिया गया, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा मानव विकास सूचकांक जो है वो उसको डेवलप किया गया था। ठीक है ना। इसके बाद में आपके नेक्स्ट आता है किसी देश की आर्थिक वृद्धि का सर्वाधिक उपयुक्त माप होता है। सकल घरेलू उत्पाद, शुद्ध घरेलू उत्पाद, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति उत्पाद। तो 104 जो क्वेश्चन है इसका चौथा विकल्प सही है कि प्रति व्यक्ति आय को है ना वो आपके सर्वाधिक उपयुक्त माप माना गया है। ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचायक है, कि आर्थिक वृद्धि का परिचायक क्या है। 105वां जो क्वेश्चन है इसका विकल्प नंबर 2 सही होगा कि वास्तविक प्रति व्यक्ति आय की सुस्थिर वृद्धि जो है वो आर्थिक वृद्धि का क्या माना जाता है, परिचायक माना जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि चोल, निचोल, पट, दुकुल, बसंत, चीर, पटोरी क्या है। बहुत शानदार प्रश्न है। तो ये जो है साड़ियों के नाम हैं, पगड़ियों के नाम हैं, अंगरखी है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ हम इसकी बात करें तो 106 क्वेश्चन है, इसका पहला विकल्प आपके सही है कि ये सब के सब साड़ियों के क्या है, नाम है। ठीक है। इसके बाद आपके 107 क्वेश्चन है कि मारू थारे देश में उपजे 3 रतन, एक ढोला, दूजी मारवण, तीजो कसुमल से तात्पर्य है कि ये कसुमल होता क्या है, इससे क्या तात्पर्य वो कह रहा है। तो 107वें क्वेश्चन का तीसरा विकल्प सही है कि यहाँ पर लाल रंग की बात की जा रही है। किसकी बात की जा रही है, लाल रंग की बात की जा रही है। इसके बाद में समुद्र लहर का लहरिया कहाँ के रंगरेज में रंगते हैं। तो समुद्र लहर का जो लहरिया है ना, लहरदार जो होता है उसको इसलिए लहरिया कहते हैं। तो ये जो है वो आपको ध्यान में रखना है, ये जयपुर का प्रसिद्ध है। तो यहाँ पे तीसरा विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा। कौन सा विकल्प सही होगा, तीसरा विकल्प। इसके बाद है टोटी आभूषण है। कौन सा आभूषण है, टोटी आभूषण। 109 नंबर का क्वेश्चन है और इसका दूसरा विकल्प से एक टोटी आभूषण कान में पहना जाता है। कहाँ पहना जाता है मित्रों, तो ध्यान में रखना है, कान में पहना जाता है। कौन सा आभूषण, टोटी आभूषण। इसके बाद में मुर्की से आप क्या समझते हैं, तो मुर्की कान का आभूषण होता है, ये कान में पहना जाता है। मुर्कियाँ है ना जो बड़े लोग पहनते हैं, बच्चे भी आजकल पहनते हैं, इट्स ए फैशन। और ये मुर्की जो है इसे कान का क्या माना जाता है, आभूषण माना जाता है। 111वां जो क्वेश्चन है इसमें आपको बोनस दिया गया है। इसमें आपको क्या दिया गया है, बोनस दिया गया है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में 112वां क्वेश्चन है हु गौरी किणपीवरी जोग संजोग चांदा सेठानी उपन्यास है, कि ये उपन्यास किसके हैं। विजयदान देथा, यादवेंद्र शर्मा, LP टेसीटोरी और पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है।
तो 112वां जो क्वेश्चन है इसका जो विकल्प है वो 2 नंबर आपका सही है कि ये सब यादवेंद्र शर्मा जो है उसकी लिखी गई क्या है कृति है या उसके लिखे हुए क्या है उपन्यास है। बहुत शानदार प्रश्न जो है वो मैंने आपको बताया है। इसके बाद में आपके क्वेश्चन जो आपके आता है वह आपके नेक्स्ट में जो क्वेश्चन जो बहुत आपके शानदार जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों में, ठीक है, 113वें नंबर का क्वेश्चन है और 13वें नंबर का क्वेश्चन है कि मांझल रात, अमोलक बाता, मूमल, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़ा, केरे चकवा बात आदि रचनाएं हैं। ये किसकी रचनाएं हैं? तो ये जो रचनाएं हैं ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट रचनाएं, इनको लेकर आपके क्या आता है प्रश्न आता है। तो ये रानी लक्ष्मी चूंडावत की है। किसकी हैं? रानी लक्ष्मी चूंडावत की रचनाएं हैं। तो दूसरा विकल्प 113वां क्वेश्चन का सही होगा। इसके बाद में 114वां क्वेश्चन है कि सेनानी किसकी रचना है? कि सेनानी किसकी रचना है? शिवचंद भरतिया की है, कन्हैयालाल सेठिया की है, पृथ्वीराज राठौड़ की है, मेघराज मुकुल की है। भाई ये किसकी रचना है? तो 114वें क्वेश्चन का चौथा विकल्प सही है कि ये मेघराज मुकुल की रचना है। कौन सी? सेनानी किसकी रचना है? ये पूछ लिया जाए कि वो पुस्तकें बड़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न आते हैं। फिर बातारी फुलवारी किसकी रचना है? कि बातारी फुलवारी जो है वो किसकी रचना है? तो 115वें क्वेश्चन का चौथा विकल्प सही है कि विजयदान की रचना है। बातारी फुलवारी किसकी रचना है? विजयदान की रचना है। चौथा विकल्प सही होगा। फिर कार्ल मार्क्स ने उपनिवेशवाद के 3 चरण बताए, निम्न में से कौन सा नहीं है? कि कौन सा चरण कार्ल मार्क्स ने नहीं बताया? 116वां जो क्वेश्चन है बड़ा इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है कि उसने वाणिज्यिक चरण बताया, स्वतंत्र व्यापारिक पूंजीवाद बताया, वित्तीय पूंजीवाद बताया, लेकिन उदारवादी पूंजीवाद की व्याख्या नहीं बताई थी। किसने नहीं की थी? कार्ल मार्क्स ने नहीं की थी। और या इसके जो इस चरण को उसने नहीं बताया था। 3 तो बता दिए लेकिन इसको नहीं बताया था। इसके बाद में आपके 117वां क्वेश्चन है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकारी के किस एक्ट को समाप्त कर दिया है? कि कौन से एक्ट को समाप्त कर दिया? 1813 के चार्टर एक्ट, 1833 के चार्टर एक्ट, 1935 के अधिनियम और 1946 के अधिनियम। तो 117वां जो क्वेश्चन है इसका पहला विकल्प आपके सही है कि 1813 के चार्टर एक्ट, ठीक है ना। इस एक्ट के तहत इसे क्या कर दिया? समाप्त कर दिया। फिर है ब्रिटिश शासन से सर्वाधिक क्षति भारतीय किस उद्योग की हुई है? जहाजरानी उद्योग की, सूती वस्त्र उद्योग की, लोहा उद्योग की और दवाई उद्योग की। बड़ा बहुत शानदार ये क्वेश्चन आया। तो 118वें जो क्वेश्चन है इसका दूसरा विकल्प सही होगा कि सूती वस्त्र उद्योग की, ठीक है। इसके बाद में भारत में वित्तीय पूंजीवाद का दौर कब से शुरू हुआ? तो भारत में वित्तीय पूंजीवाद का जो दौर है वो कब से शुरू हुआ? 1905, 1858, 1891, 1757। तो ये 119वां जो क्वेश्चन है इसका दूसरा विकल्प सही है कि 1858 ईस्वी से, ठीक है। इसके बाद में आपके आता है निम्न में से सत्य कथन है। कि निम्न में से कौन सा सत्य कथन है? कि 1853 ईस्वी में भारत में प्रथम रेल बम्बई से थाने तक चली। 1853 में कवासजी नानाभाई डावर ने प्रथम सूती वस्त्र मिल बम्बई में स्थापित की। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील टिस्को की स्थापना जमशेदजी टाटा ने जमशेदपुर में की। और 1916 में सर थॉमस हॉलैंड की अध्यक्षता में भारतीय औद्योगिक आयोग की स्थापना की गई। कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है? तो 120 में आपके तीसरा जो विकल्प है वह सही है कि 1, 2, 3, 4, ठीक है ना। कि चारों विकल्प आपके क्या है? सही है। फिर आपके 121वां क्वेश्चन आता है कि इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के रचयिता है। कि इसके रचयिता कौन है? आर.सी. मजूमदार, आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी और महात्मा गांधी। तो 121वें क्वेश्चन का दूसरा विकल्प सही है कि आर.सी. दत्त, ठीक है ना। इसके बाद में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 122 कि निम्न में से स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है? सर जॉन शॉ, लॉर्ड कॉर्नवालिस, थॉमस लो, फिलिप फ्रांसिस। कि निम्न में से स्थायी बंदोबस्त से संबंधित है। कि इनमें से स्थायी बंदोबस्त से कौन संबंधित है? तो 122वां जो क्वेश्चन है इसका चौथा विकल्प सही है 1, 2, 3, 4। ये सब के सब स्थायी बंदोबस्त से क्या है? संबंधित हैं। चाहे सर जॉन शॉ रहा, लॉर्ड कॉर्नवालिस रहा, थॉमस लो रहा या फिलिप फ्रांसिस रहा, तो यहाँ पर चौथा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। फिर है निम्न में असत्य कथन है। स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत 19% हिस्सा शामिल था। बनारस में जोनाथन डंकन स्थायी बंदोबस्त से जुड़े हुए थे। राजा राममोहन राय ने भी स्थायी बंदोबस्त का समर्थन किया था और स्थायी बंदोबस्त के अंतर्गत जमींदारों को भू राजस्व वसूल कर उसका 11वां हिस्सा अपने पास रखते थे। केवल 2, 3, 4 सभी असत्य हैं, कोई भी असत्य कथन नहीं है। मतलब ये बड़ा खतरनाक 123वां क्वेश्चन आपने बनाया है और बहुत शानदार एक्सपर्ट ने तैयार किया। मतलब एक क्वेश्चन में बहुत सारे आपके क्या निकले? आंसर निकले। तो यहाँ पे आपके जो चौथा विकल्प है कि कोई भी असत्य कथन नहीं है, बाकी ये सब के सब कैसे हैं? सही है। तो 123वें क्वेश्चन में चौथा विकल्प आपके सही होगा।
इसके बाद में आपके आता है 124वां के रैयतवाड़ी व्यवस्था का जन्मदाता माना जाता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने दी? थॉमस मुनरो, जी विनगेट, आर.सी. दत्त, हॉल्ट मैकेंजी। ठीक है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट आपकी क्या है व्यवस्था है। तो 124वां जो प्रश्न है इसका आपके जो आंसर है वो पहला सही है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने दी? थॉमस मुनरो ने दी। भाई ये व्यवस्था किसके द्वारा दी गई? तो ये ध्यान में रखना कि ये जो व्यवस्था है वो आपके थॉमस मुनरो के द्वारा दी गई थी। ठीक है, इसके बाद में सत्य कथन को छांटिए। फिर आपके क्वेश्चन है कि सत्य कथन को क्या कीजिएगा? छांटिएगा। तो सत्य कथन को छांटिए में रैयतवाड़ी व्यवस्था में 5% भूभाग शामिल था। उत्तरी भारत में भूमिकर व्यवस्था के प्रवर्तक आर मार्टिन बर्ट थे। महलवाड़ी व्यवस्था में सर्वप्रथम आगरा तथा अवध के क्षेत्रों में लागू हुआ और महलवाड़ी में 30% भाग शामिल था। तो उपरोक्त सभी जो कथन है वो आपके बिल्कुल क्या है? सही है। तो यहाँ चौथा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। दूसरी बात, आपके जो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉर्ड वेलेज़ली के द्वारा सहायक संधि के तहत शामिल की गई रियासतें सही क्रम बताइएगा। हैदराबाद, मैसूर, अवध, बसिल, कि भाई पहले कौन सी की गई, फिर कौन सी की गई, फिर कौन सी की गई, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो 126वां जो क्वेश्चन है उसमें आपके पहला विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा कि 1, 2, 3, 4, पहले में हैदराबाद, दूसरे में मैसूर, तीसरे में अवध और चौथे में बसिल। तो मतलब ये एकदम सही क्रम है, ये आपको ध्यान में रखना है। फिर आपके क्वेश्चन 127वां कि सत्य कथन बताइए। 1843 ईस्वी में अंतिम रूप से चार्ल्स नेपियर ने सिंध को मुगल साम्राज्य में शामिल कर दिया। चार्ल्स नेपियर ने कुशल आक्रमणता की नीति के प्रणेता जॉन लॉरेंस थे। कर्नल यंग हस्बैंड के नेतृत्व में लॉर्ड कर्जन के काल में तिब्बत को विलय किया और सुगोली की संधि के तहत नेपाल को भारत में शामिल किया। तो इसमें से सत्य कथन क्या है? बाय द वे आपसे ये पूछा जाए तो 127वें क्वेश्चन का चौथा विकल्प सही होगा 1, 2, 3 व 4 कि चारों विकल्प आपके क्या हैं? सत्य हैं। इसके बाद में आपके बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 संसद में कब पारित हुआ? जनवरी 2005, मार्च 2005, अक्टूबर 2005 और दिसंबर 2005। तो ये ध्यान में रखना है कि बाल अधिकार संरक्षण जो अधिनियम है ये आपके जो है पारित कब हुआ? बाय द वे ये आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ये आपको ध्यान में रखना है कि बाल अधिकार संरक्षण जो अधिनियम है ये आपके दिसंबर 2005 में पारित हुआ। कब पारित हुआ? तो ध्यान में रखें कि दिसंबर 2005 में पारित हुआ। तो इसका चौथा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। फिर आपके नेक्स्ट है कि मोरारजी सरकार द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की नियुक्ति कब की गई? कि मोरारजी सरकार के द्वारा बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की नियुक्ति कब की गई? 1975, 1976, 1977 और 1978। तो ये ध्यान में रखें कि 129वां जो क्वेश्चन है इसका सही विकल्प होगा 1978 में। ठीक है ना, कि बीपी मंडल की अध्यक्षता में दूसरे पिछड़े वर्ग आयोग की नियुक्ति जो है वो 1978 में की गई। किसके द्वारा? मोरारजी सरकार के द्वारा। इसके बाद में 130वां क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? कि सामाजिक न्याय समता के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है। सामाजिक न्याय नैतिक तर्क संगतता से प्राप्त होता है। सामाजिक न्याय न्याय का निषेध है और सामाजिक न्याय राजनीतिक कार्य साधन है। तो 130वां जो क्वेश्चन है बहुत आपके शानदार क्वेश्चन है। इसका दूसरा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा कि सामाजिक न्याय नैतिक तर्क संगतता से प्राप्त होता है। इससे प्राप्त होता है? नैतिक तर्क संगतता से प्राप्त होता है। इसके बाद में 131वां क्वेश्चन है कि अस्पृश्यता के आयाम हैं कि जैसे अपवर्जन या बहिष्कार, अनादर एवं अधीनता, शोषण और उपयुक्त सभी। तो 132वां जो क्वेश्चन है इसका चौथा विकल्प सही है कि ये सभी जो है वो आपके क्या होंगे? सही होंगे। अपवर्जन या बहिष्कार, अनादर एवं अधीनता और शोषण, ये सारे के सारे कथन आपके क्या हैं? सही हैं। फिर है स्थानीय चुनाव में मतदाताओं को नोटा का विकल्प देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था जिसने स्थानीय चुनाव में नोटा की सुविधा दी? केरल, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश। बड़ा अच्छा ये आपके प्रश्न है और ये जो क्वेश्चन है इसका जो सही विकल्प है वह है आपके छत्तीसगढ़, मतलब नंबर 3 जिसने नोटा की सुविधा आपके स्थानीय चुनावों में दी वो राज्य आपके कौन सा है? छत्तीसगढ़। तो 133वें क्वेश्चन का तीसरा विकल्प सही होगा। 134वां है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कब होते हैं? हर 6 वर्ष में, हर 5 वर्ष में, हर 2 वर्ष में, हर 3 वर्ष में। तो आप ये ध्यान में रखें कि राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव होते हैं वो हमेशा आपके हर 2 वर्ष में होते हैं। ठीक है ना, सदस्यों के चुनाव कब होते हैं? हर 2 वर्ष में होते हैं और प्रत्येक राज्यसभा सदस्य 6 वर्ष के बाद में उसका कार्यकाल क्या हो जाता है? पूरा होता है।
ठीक है, कि हर 2 वर्ष में राज्यसभा के सदस्यों के क्या होते हैं, चुनाव होते हैं। तो 134वां जो क्वेश्चन है बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इसका तीसरा विकल्प आपके क्या है, सही है। इसके बाद में आपके नेक्स्ट है कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से श्रम कराने की सूचना मिलने पर किस अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। ठीक है ना, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000, किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2002। ठीक है, इस तरह से आपके विकल्प में 2004, 2006 ये चारों विकल्प आपके दिए हुए हैं। और 135वां जो क्वेश्चन है इसका पहला विकल्प आपके सही होगा कि किशोर न्याय बालकों की देखरेख और संरक्षण अधिनियम 2000 के तहत क्या की जाती है, कार्रवाई की जाती है। इसके बाद में है भारत सरकार द्वारा 18 वर्ष से कम आयु वर्ग के बच्चों के साथ होने वाले यौन हिंसा की रोकथाम हेतु लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम कब लागू किया गया। ठीक है ना, तो 136वां बड़ा एक इम्पॉर्टेंट आपके क्वेश्चन है और ये जो क्वेश्चन है इसका तीसरा विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा कि 2012 ईस्वी। ठीक है ना, कब से, 2012 ईस्वी से इस तरह का कार्य किया गया। इसके बाद में आता है कि निम्न में से जो पुरानी सामाजिक कुरीति है, ठीक है, वो कौन सी है, कन्या भ्रूण हत्या, बाल विवाह, बाल श्रम, बाल यौन हिंसा, कि ऐसी कौन सी सामाजिक कुरीति है। ठीक है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि 137वां जो क्वेश्चन है इसका दूसरा विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा कि बाल विवाह जो है ना ये पुरानी सामाजिक कुरीति है। ठीक है ना, बाल श्रम से पुरानी से मानी जाती है, किसको, बाल विवाह को। इसके बाद में 138वां जो क्वेश्चन है वह कन्या भ्रूण हत्या का कारण है, कि क्या कारण है कन्या भ्रूण हत्या का, रूढ़िवादिता, अपरिपक्व मानसिकता, पुत्र की इच्छा और उपयुक्त सभी। तो 138वां जो क्वेश्चन है इसका चौथा विकल्प आपके क्या होगा, सही होगा कि ये सभी के सभी कारण हैं जो भ्रूण हत्या का कारण बनते, कन्या भ्रूण हत्या का कारण बनते। आज देखो बेटियों की मतलब गर्भ में ही पता लगता है कि भाई ये बेटी है, उसकी हत्या करवा दी जाती है। ये थोड़ा सा जटिलतम वर्क है और इससे लोगों को बचना चाहिए। फिर है मतदाता दिवस 2021 की थीम क्या है, निर्वाचन जागरूकता, सशक्त लोकतंत्र, सभी मतदाता बने सशक्त, सतर्क, सुरक्षित और जागरूक, कोरोना से बचते हुए मतदान करें और सभी व्यस्त मताधिकार मत का प्रयोग करें। ये बहुत अच्छा आपके क्वेश्चन है। और ये जो 139वां जो क्वेश्चन है इसका सही विकल्प है कि सभी मतदाता बने और सशक्त, सतर्क और सुरक्षित और क्या बने, जागरूक बने। इसके बाद में नेक्स्ट है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा बाल अधिकार समझौते के तहत कितने प्रकार के अधिकार प्रदान किए गए हैं, 2, 3, 4, 5। ये बड़ा अच्छा आपके क्वेश्चन बनाया गया है। तो इसका जो है आपके जो विकल्प जो आपके सही होगा वो तीसरा सही होगा कि कितने, 4। कि बाल अधिकार समझौते के तहत कितने प्रकार के अधिकार प्रदान किए हैं, तो 4 प्रकार के किए हैं। कितने प्रकार के, 4। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर 141वां क्वेश्चन के राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के अनुसार कौन सी सहायक सामग्री ग्राफिक श्रेणी में आती है। एक मानचित्र, मॉडल्स, OHP, पोस्टर, होलोग्राम, चार्ट और रेखाचित्र। मित्रों, चार्ट, मानचित्र, फोटोग्राफ, रेखाचित्र, चार्ट, चित्र, पोस्टर, फोटोग्राफ और मॉडल्स। बहुत शानदार आपके क्वेश्चन है और इसका जो है तीसरा विकल्प आपके सही होगा कि चार्ट, मानचित्र, फोटोग्राफ, रेखाचित्र जो हैं ये आपके सहायक सामग्री ग्राफिक की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, इसके बाद में प्रोजेक्ट विधि के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, कि ऐसा कौन सा कथन है जो प्रोजेक्ट विधि के बारे में सही नहीं है। ठीक है ना, कि इसका प्रतिपादन WH किलपैट्रिक ने किया, इसका प्रतिपादन 1918 में अमेरिका में किया गया। यह विधि प्रकृतिवादी विचारधारा पर आधारित है और यह विधि थॉर्नडाइक के सीखने के 3 नियमों की पालना करती है। प्रोजेक्ट विधि के बारे में ऐसा कौन सा कथन सही नहीं है, तो वह सही नहीं है कि यह विधि प्रकृतिवादी विचारधारा पर क्या है, आधारित है, कि ये कथन आपके सही नहीं है। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर है आपके मैजिक लालटेन किस प्रकार की सहायक सामग्री, कि मैजिक लालटेन किस में सम्मिलित की जाती है, श्रव्य प्रक्षेपित हार्डवेयर, दृश्य प्रक्षेपित सॉफ्टवेयर, श्रव्य अप्रक्षेपित हार्डवेयर और दृश्य प्रक्षेपित हार्डवेयर। बहुत शानदार ये क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का चौथा विकल्प सही है कि दृश्य प्रक्षेपित हार्डवेयर में इसे क्या किया जाता है, सम्मिलित किया जाता है। इसके बाद में आपके आता है सामाजिक अध्ययन में स्रोत विधि का लाभ नहीं है। ठीक है, कि सामाजिक अध्ययन में किस विधि का लाभ नहीं है, स्रोत विधि का लाभ नहीं है, कि प्रत्येक जानकारी की प्रमाणिक पुष्टि होती है, अतीत के अध्ययन की महत्वपूर्ण विधि है, यह विधि ज्ञान का प्रत्यक्षीकरण कराती है और यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए भी रोचक विधि है। तो 144वां जो क्वेश्चन है
इस 144वें क्वेश्चन का आपके चौथा विकल्प सही होगा कि यह विधि प्राथमिक कक्षाओं के लिए भी रोचक विधि है। कैसी कक्षाओं के लिए? प्राथमिक कक्षाओं के लिए कैसी विधि है? रोचक विधि है। फिर शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री की उपयोगिता है। किसकी उपयोगिता क्या है? विषय वस्तु को रोचक, आकर्षक, बोधगम्य बनाती है, विभिन्न प्रकार की ज्ञानेंद्रियों को सक्रिय करती है जिससे अधिगम अधिक स्थायी होता है, कक्षा अनुशासन की स्थापना में सहायता करती है और उपयुक्त सभी। तो 145वां जो क्वेश्चन है इसका भी आपके चौथा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। कि 145 में 4 नंबर का विकल्प आपके सही है कि शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री उपयुक्ता है। इस तीनों जो विशेषताएं शुरू में आपको बताइए वो चारों की चारों क्या है? तीनों की तीनों क्या है? सही है। तो उपयुक्त सभी होगा। फिर सीखने के प्रतिफल क्या है? कि सीखने का प्रतिफल क्या होता है? तो ये बहुत शानदार क्वेश्चन है और इसका सही जो विकल्प होगा वो होगा 4। ऊपर उल्लेखित सभी कथन सत्य है। क्या शिक्षण के बाद विद्यार्थियों में होने वाले अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तनों का एक निर्धारक बिंदु है सीखने का प्रतिफल। एक निश्चित कक्षा स्तर पर निश्चित विषय में विद्यार्थी द्वारा सीखी जाने वाली बातों का निर्धारण है। और एनसीईआरटी द्वारा प्रकाशित की गई 2 पुस्तकों के नाम भी हैं। ये सीखने का क्या है? प्रतिफल है। ठीक है ना? तो यहाँ पर इसका चौथा विकल्प क्या होगा? सही होगा। इसके बाद में 147वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस सहायक सामग्री का उपयोग भाषा सुधार हेतु भाषा प्रयोगशाला में किया जाता है? कि हम भाषा सुधार हेतु भाषा प्रयोगशाला में किसका करते हैं? ग्रामोफोन का करते हैं, माइक्रोफोन का करते हैं, एम्पलीफायर का करते हैं, कि लिंगवा फोन का करते हैं? तो हम लिंगवा फोन का उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे 147वें क्वेश्चन का चौथा विकल्प आपके क्या होगा? सही होगा। इसके बाद है सामाजिक अध्ययन शिक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी समस्या है? कि ऐसी कौन सी समस्या है? सामाजिक अध्ययन विषय के प्रति समाज का दृष्टिकोण नकारात्मक है, शिक्षकों के लिए पर्याप्त का प्रशिक्षण अभाव है और करके सीखने वाली गतिविधियों का अभाव है, या उपयुक्त सभी। ठीक है ना? बहुत शानदार ये क्वेश्चन बनाया है और इसका चौथा विकल्प सही होगा। 148 में क्या सही होगा? 4 नंबर आपके सही होगा। इसके बाद में 149वां है कि कक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादक माना जाता है रिचर्ड सचमैन, डेविड आशुवेल, हिल्दा तावा और रॉबर्ट मेगर। तो 149वां जो क्वेश्चन है इसका जो है पहला विकल्प आपके सही होगा कि रिचर्ड सचमैन को कक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रतिपादक माना जाता है। फिर 150वां क्वेश्चन है कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का गुण है। कि वस्तुनिष्ठ परीक्षणों का गुण क्या होता है? कि छात्र संतुष्ट रहते हैं, विश्वसनीयता रहती है, समय की बचत है और रटने को प्राथमिकता है। तो 150वां जो क्वेश्चन है उसका पहल आपके दूसरा विकल्प सही होगा कि विश्वसनीयता। 150 का कौन सा होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। तो इसी तरह से हम आपके बीच इन आंसरों के जो है सॉल्यूशन या इनके सीधे जो आंसर हैं वो आपके बीच लेकर उपस्थित होते रहेंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू।